मैं सोचता हूँ बाकी लोग आने तक हो ही गया हमारा 4 मिनट कस्टमरी वेट। तो जो शायद ग्रुप में कुछ लोगों ने कुछ रखा था उस पर एक बार देख लेते हैं। पीछे से प्रारंभ करता हूँ। केविन भैया ने रखा है, बिना कर्म अभ्यास या उत्पादन अभ्यास के समाधान या जागृति संभव है क्या? इसका शॉर्ट आंसर भी है, मीडियम लेंथ आंसर भी है और लंबी डिस्कशन भी हो सकती है। मुझे लगता है आगे हम करते रहेंगे। एक तो कोई भी दर्शन या अभ्यास विधि, जिसको साधना विधि कहेंगे, साधना का मतलब है नियंत्रण, रेगुलेशन। तो दर्शन बहुत ही एक सरल चीज कह रहा है कि मानव को नियंत्रित होकर जीने की आवश्यकता है। इसको पहले से यदि देखें तो धर्म में माना गया, बहुत ही प्रारंभिक काल के मानव को यदि छोड़ दें, जैसे जैसे धर्मों का अवतरण हुआ तो नियंत्रण की बात आई होगी, है ना। और फिर जब एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स आए, जैसे अभी विश्व में 4-5 है, तो नियंत्रित होकर जीना। तो प्रत्येक धर्म के अपने नियम है, नियंत्रित होने के अपने तर्क हैं। तो कर्म अभ्यास भी नियंत्रण के अर्थ में है। तो निरंतरता में यदि देखेंगे, इट इज लाइक आस्किंग कि क्या मानव बिना व्यवहार किए जी सकता है क्या, है ना। उत्तर आएगा नहीं। बिना व्यवहार किए कोई भी आदमी रह ही नहीं सकता। कम से कम इतना तो बोलेगा कि मैं व्यवहार नहीं करूंगा। यदि इंटरैक्शन को व्यवहार करेंगे, दो मानवों के बीच इंटरैक्शन को, फिर तो संभव ही नहीं है ना, कि बिना किसी भी व्यक्ति से बात किए कोई भी मनुष्य का जीवन पूरा हो सकता है। तो वैसे ही प्रकृति के साथ बिना कोई काम किए एक आदमी रह लेगा, ऐसा तो होगा नहीं, सीधी सी बात। तो कर्म अभ्यास तो आवश्यक है ही मानव के लिए, वैसे ही व्यवहार अभ्यास भी आवश्यक है, या कर्म और व्यवहार दोनों तो मानव करता ही है। अब दो शब्द हैं, कर्म और कर्म अभ्यास। इसको हम आगे चर्चाओं में शायद जैसे संदर्भ आएगा उसको और अच्छे से लेंगे आवश्यकता होने पर। परंतु यहाँ पर जब हम कर्म अभ्यास की बात कर रहे हैं तो उत्पादन को कर्म अभ्यास कह रहे हैं। तो क्या उत्पादन होगा? मानव योग्य वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, एक। दूसरा, प्रत्येक मानव को बचपन से ही उत्पादन योग्य निपुणता से संपन्न होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक मानव परिवार में उत्पादन हेतु सुलभता आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक मानव परिवार के लिए उत्पादित वस्तु को अन्य वस्तुओं में परिवर्तन के लिए विनिमय व्यवस्था की सुलभता चाहिए। ये आवश्यक है ना। दीज आर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, पीरियड, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम जहां खड़े हैं वहां से फिर क्या हम कर्म अभ्यास को कैसे देखें? मेरी 55 वर्ष की आयु हो गई, मैं जिंदगी भर बैंकर रहा, तो मैं किसी भी वस्तु के उत्पाद से नहीं जुड़ा, ये एक अलग चर्चा है ना। परंतु तो इस जगह पर खड़े होकर यदि हम ये पूछेंगे कि क्या बिना आलू उगाए या गेहूं उगाए क्या मेरा अध्ययन पूरा हो सकता है? तो इसके लिए कोई जागृत व्यक्ति ही चाहिए जो आधिकारिक उत्तर देगा, है ना। मैं जागृत नहीं। परंतु इससे संबंधित जब प्रश्न पूछा गया नागराज जी से, मैं ही पूछा था, मेरे या साथ में और कई लोगों ने पूछा होगा, मुझे अपना पूछा हुआ याद है 2007-8 में, तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है ना, ऐसा उत्तर आया। बट इसमें कुछ मैंने मूल में जिसको कैविएट बोलते हैं वो है, एक आदमी आलस्य में आके यदि उत्पादन नहीं कर रहा है या उत्पादन
या सेवा, उत्पादन का कर्म अभ्यास में उत्पादन सेवा दोनों चीजें आ जाएगी। आलस्य में आके यदि कोई नहीं कर रहा है तो संभावना नहीं है, क्योंकि आलस्य है तो फिर जागृति कैसे होगी, है ना। फिर दो शब्दों का प्रयोग किया है आपने, समाधान या जागृति। इन दोनों शब्दों में समानता भी है और अंतर भी है, इन दोनों को आगे हम स्पष्ट करते जाएंगे जैसे पुस्तकों के अध्ययन में जाएंगे। तो यदि किसी की ऐसी परिस्थिति है कि किसी बड़े स्केल के उत्पादन से वो जुड़ नहीं सकता है व्यवस्था की बात, क्योंकि मैंने जो 4 क्राइटेरिया दिया, 4 में से कोई एक या अनेक हमारे में मिसिंग है। जैसे मुझको बचपन से किसी ने अलग से उत्पादन के लिए कुछ सिखाया नहीं, ना परिवार में सिखाया ना शिक्षा में सिखाया। उसके बाद प्रचलित जो व्यवस्था है उसमें जो मान्य है, मतलब अवैध नहीं है, सामाजिक पारिवारिक तथा संविधान के अर्थ में मैंने कोई भी अवैध कार्य नहीं किया, राइट। सो आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। सो डूइंग समथिंग जो मेरे परिवार में सही माना जाता है, समाज भी उसको सही मानता है तथा संविधान में भी उसके लिए सहमति है, उसको मैंने किया। फिर मैं दर्शन को पढ़ता हूं और मुझे लगता है कर्म अभ्यास करना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति क्या करे, तो अभ्यास से तो प्रारंभ कर ही सकते हैं। अभी हाल में इंदौर में थे, कुछ मित्रों से बात हो रही थी, तो बातों बातों में मैंने ऐसे जोकिंगली कहा कि श्रम अभ्यास के लिए केवल एक गमला और एक झाड़ू पर्याप्त है ना। यदि समझदारी होनी है तो 6 गमलों के साथ भी हो सकता है, और नहीं होना है तो 600 एकड़ में खेती करने के भी नहीं होगा। तो ये शॉर्ट में इसका उत्तर है। सो नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। इन एन आइडियल स्टेट ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ मनुष्य का जीना तथा अध्ययन होगा। किस तरफ हमारा ध्यान लेकर जाते हैं? ठीक है जी। केविन भाई फॉर लिसनिंग, इसमें कुछ आपको कुछ आपकी क्वेरी थी तो इसमें कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, थोड़ी लंबी चर्चा भी हो सकती है पर अभी के लिए नहीं, समझ में आया, अच्छा बताया आपने। हाँ, क्योंकि ये प्रश्न में रहा है और शायद अन्य लोग में भी उगा सकते हैं, या कि हमारी बड़ी खेती है। तो हाँ, जो घर पे काम है वो मैं करता हूँ, हालांकि उसमें भी आलस्य है और इसमें मैं भी लेजी हूँ। तो सफाई वफाई वगैरह सब करता हूँ, लेकिन हाँ, चाह रहा है कि मैं कैसे एक अगला स्टेप लूं कुछ उत्पादन करने का, और क्या वो जरूरी है सोचने में क्या है। मेरी साउंड आ रही है क्या? ये इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है मेरे यहाँ। Am I audible or अच्छे से आ रही है? ठीक से आ रही है? इसने फिर मुझे बाहर कर दिया, एक बार फिर होने से फिर मैं उसको हाँ भैया। नहीं तो आप स्पेसिफिकली, एक तो यह है कि क्या जागृति संभव है, तो उसका उत्तर मैंने सैद्धांतिक उत्तर था जो मैंने दिया कि बिना उत्पादन या बिना काम किए एक मानव होगा नहीं, और आज भी होता नहीं। प्रत्येक मनुष्य कोई ना कोई कार्य करता ही है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि आलस्यवश कोई भी काम नहीं करते हैं। कोई भी काम नहीं करने से भी पैसे का मैनेजमेंट तो करते ही है, उसको भी आज काम माना ही जाता है। आज के दुनिया में पैसे को घुमाना, पैसे का लेंडिंग, पैसे को वापस लेना, ये सबसे दूर क्रिया मानना चाहिए उत्पादन से, है ना। बिकॉज यू आर जस्ट प्लेइंग विथ मनी एंड जनरेटिंग मनी फ्रॉम मनी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है तो किसी न किसी क्रियाकलाप से जुड़ा है जो किसी उत्पादन व्यवस्था में भागीदार हो रहा है ना।
अब यदि हम व्यक्तिगत रूप में देखें कि जैसे आपने कहा कि मैं घर पे काम करता हूँ और मेरी भी परिस्थिति ऐसी है जैसे आपकी है, मैं जहां पर रहता हूँ पुणे में, जो भी परिस्थितियां रही तो अभी के आयु और अभी घर के परिस्थिति के अनुसार तुरंत कोई उत्पादन मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए एक व्यक्तिगत प्रेफरेंस की बात आ जाएगी इसमें, कि आगे बढ़ने के लिए आप किस प्रकार का जीवन शैली चाहते हैं जिससे आपको तृप्ति मिले। अल्टीमेटली देखें तो समाधान तृप्ति के लिए है, समाधान का जो आउटकम है वो मेरे में तृप्ति के रूप में है। तृप्तियों को देखें तो हमने देखा मूल्य मूलक आस्वादन है, उसके पूर्व में रुचि मूलक आस्वादन है। उत्पादन का जो सुख है वो एक रुचि मूलक आस्वादन है। So it is more enjoyable to grow your own vegetables and eat them than to buy them and eat them. तृप्ति मन की तृप्ति है, उत्पादन की तृप्ति है। जैसे गाड़ी चलाया मैंने तो गाड़ी खरीद के चलाई और मैंने स्वयं में गाड़ी असेंबल करके चलाई, इन दोनों में अंतर है। तो ये तृप्ति से संबंधित बात है, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। बट इट इज नॉट मैं कहूंगा कि परिस्थितियों को देखते हुए, मतलब आपकी आर्थिक पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए यदि ऐसा लगता है किसी को संभव नहीं है किसी उत्पादन के स्रोत से जुड़ना। अगेन व्हेन वी टॉक ऑफ उत्पादन हम खेती ही सोचते हैं, आप पेपर भी बना सकते हो, पेंसिल भी बना सकते हो। भैया इसमें एक बात मैं और भी ऐड करना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि खुद काम करने का जो संतोष है वो तो हर स्थिति में है ही है। नॉट इवन दैट, अगर जैसे कि रिटायर हुए, ठीक है, पेंशन मिलती है, आपके पास एफडीज होती हैं, आप हर महीने बैंक जाते हो, पैसे लेके आते हो एंड देन यू लिव विद दैट मनी, उसमें भी वो संतोष नहीं आता। जो संतोष हर महीने काम करने के बाद जो आपकी इनकम होती है वो ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, बजाय ये कि बैंक में जाके उस पर इंटरेस्ट लिया जाए या जो पेंशन आ रही है या अपनी सेविंग खर्च करके, मतलब नॉट कि सेविंग खर्च नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तृप्ति नहीं आती है जो तृप्ति हर महीने काम करके सैलरी से आती है। तो इसको इन दो चीजों को अलग कर लेते हैं। एक तो कि जो इनका मूल जो जिज्ञासा था या जो क्वेरी था कि क्या समझ पूरा होने के लिए कंपलसरी है, सो दैट इज अनदर वे ऑफ आस्किंग। यदि मैं उत्पादन नहीं कर सकता इसका मतलब क्या मुझे समझदारी हो ही नहीं सकती? पर उत्पादन भैया, जैसे कि अब छोटे लेवल पे तो उत्पादन कैसे शुरू कर सकता है? जैसे कि एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, नीड लॉट ऑफ फंड एटसेट्रा। तो अब हर एक आदमी उत्पादन कैसे शुरू करेगा? एक ये भी आप जरा खुद सोचिए भैया कि अगर आप खुद भी सोचो पूना में बैठे हुए एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, एक अकेला आदमी कैसे उत्पादन शुरू करता है? इज इट नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर सब आदमी उत्पादन कैसे शुरू करेंगे? वही तो, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इस चर्चा को। सो जस्ट गोइंग बैक क्विकली टू जो केविन भाई से जो कह रहा था मैं, ये आपके तृप्ति पर निर्भर करता है। आपका यदि अभी के रहने की जगह तथा जीवन शैली से यदि आप तृप्त हैं, ठीक है, क्योंकि समाधान तो तृप्ति के लिए था, है ना, या समाधानित होना तृप्ति के लिए है। कुल मिलाकर सुख शांति संतोष तक हम सोच पाते हैं, ये समाधान का उपज है। और जागृति भी उसी के लिए है। कई बार जागृति एक व्यक्ति के लिए एक आवश्यकता बन जाता है, कई लोगों के लिए आवश्यकता थोड़ा कम हो सकता है। तो यदि हम अपने लाइफस्टाइल जिसको कहेंगे जीवन शैली, हम ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां पर हम नैसर्गिकता के निकट हो, कुछ मित्रों के साथ हो, कुछ हाथ पैर कर्म अभ्यास का मतलब कर्मेंद्रिय, हाथ और पैर से हमने प्रकृति पर सीधा कुछ श्रम किया। इसको किए बिना यदि हमको तृप्ति नहीं होती है तो उस तृप्ति के दिशा में या उस क्रिया के दिशा में मुझे लगता है हम सोचेंगे ही और उसको हम करेंगे ही। बट इफ यू आस्क मी अ टेक्निकल क्वेश्चन, दैट इन थियरी
डज दैट मीन कि यदि मैं ये नहीं करूंगा तो आगे मेरा कोई समाधान हो नहीं सकता? ऐसा नहीं। पुस्तक पढ़ के समाधान के वस्तु काफी कुछ प्रतीत होने तक उत्पादन नहीं करना आपको रोकेगा नहीं, है ना। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे का। तो एक तो ये वाली बात। दूसरा जो अभी दीदी कह रही थी कि तृप्ति नहीं होती है, तो कर्म अभ्यास यदि देखेंगे और उत्पादन अभ्यास, तो अभ्यास के अर्थ में करने के लिए स्केल डज नॉट मैटर। कई बार जब हम उत्पादन की बात करते हैं, हम सीधा वहां पहुंचते हैं कि महीने में घर चलाने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है और वो फिर उत्पादन पूर्वक होना चाहिए। उससे स्वावलंबन एक शब्द जुड़ जाता है, स्वधन एक शब्द जुड़ जाता है ना। सो देन वी गेट एंटेंगल्ड इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो मुझे शहर में रहने के लिए 50,000 रुपए चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को गांव में 10 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, तो उसको मैं कैसे प्राप्त करूं? जैसा भी दीदी कह रही थी कि भाई अकेले में करना कठिन है। सो इन माय ओपिनियन इसको स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप लेने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम कर्म अभ्यास का अभ्यास, श्रम का अभ्यास। आप घर पे हैं, झाड़ू होता है, पोछा होता है, आप कहीं भी रहते हो, आप 10-20 गमले की जगह बना ही सकते हो। तो प्रकृति के अध्ययन का अभ्यास, नियम नियंत्रण संतुलन को मैं पढ़ के सोच लेता हूं, फिर उसको मुझे करके देखना भी पड़ेगा। तो उसको करके देखने के अभ्यास के क्रम में कर्म अभ्यास को यदि देखूंगा तो 10-20 गमलों में भी के साथ भी नियम नियंत्रण संतुलन का अध्ययन हो सकता है। और नहीं होना है तो 200 पेड़ के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है समझने के लिए। केवल करने से समझ में आ जाएगा ऐसा तो है नहीं, है ना। उत्पादन शरीर से संबंधित क्रिया है, समझ जो है जीवन में होना है। तो कर्माभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है तथा मन को भी थोड़ी राहत मिलती है। जो बहुत इंटेंस बौद्धिक कार्य है उससे मन को भी राहत मिलती है। सो उत्पादन अभ्यास कैन, सेवा also comes into that. So cooking food, cutting vegetables, cleaning your house, है ना, झाड़ू पोछा करना, लाइक आई सेड। और प्राणावस्था के साथ कार्य करने में थोड़ा सुख तो है ही, वो छोटे स्केल में भी एक व्यक्ति कर सकते हैं यदि इसके लिए सुलभता या अवसर या संभावना नहीं है तो। एक, ठीक है ना। दूसरा, यदि किसी के पास संभावना है तो सब्जी उगाकर खाने में सबको अच्छा लगता है और दुनिया में कई लोग इसको कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो अध्ययन करने जाता है वही कर्म अभ्यास का सोचता है। आप जैसे अभी केविन भाई यूरोप से बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में आप कहीं भी देखिए, ट्रेडिशनली घर का मतलब ही है कि किचन गार्डन होता है और लोग अपने टोमेटो कहते हैं, अमेरिका में टोमेटो कहते हैं, तो टोमेटो तो हर ब्रिटिशर को अच्छा लगता ही है अपना उगाना। पीस उगाता है, गाजर उगाता है, कैरेट्स उगाता है। So people, it's a enjoyable activity and very fulfilling activity. तो ये रुचि मूलक आस्वादन मैंने कहा, है ना। रुचि मूलक आस्वादन में 3 प्रकार के सुख है, एक विषय सुख, दूसरा उत्पादन सुख, और तीसरा जो है साधन का सुख। जैसे गाड़ी में कहीं घूमने चले गए, एक पावरफुल मोटरसाइकिल में राइड के लिए चले गए, एक सस्ती साइकिल में आप राइड के लिए चले गए, वो जो सुख मिलता है वो रुचि मूलक आस्वादन का ही है। तो इस सुख की तृप्ति तो मिलेगी, है ना। बिना कुछ किए बैठ के खा रहे हैं, कई लोगों को इसमें भी मजा आता है, परंतु फिर वो नियम के विरोध होगा, क्योंकि फिर हमारे रहने का बोझ कहीं ना कहीं किसी के ऊपर किसी विधि में आ ही रहा है। ओके, सो टू सम दिस अप, आई एम गिविंग द आंसर इन 2 पार्ट्स। एक, सैद्धांतिक विधि से यदि हमारे में आलस्य नहीं है और हमारी आर्थिक तथा पारिवारिक परिस्थिति हमको, या आयु, है ना, व्यक्तिगत आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थिति हमको उत्पादन पूर्वक पूरे घर के को चलाने से यदि रोकता है, तो मतलब समाधान या समझने के लिए वो कोई बाधा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लेटे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आदमी काम करेगा ही। एक, दूसरा, कर्म अभ्यास को अभ्यास के रूप में करना से किसी को भी रोक नहीं है। स्केल डज नॉट मैटर देयर। एंड उसको करते हुए घर चलाने, मतलब घर में सब्जी, कुछ भी, तेल,
या आपने खुद के लिए मेरे सामने चॉकलेट बनाई है, चॉकलेट बनाना भी उत्पादन है, हालांकि ये कहीं स्विट्जरलैंड में बना है, फैक्ट्री में है, राइट, बट यदि आप घर में भी बना सकते हो, ये भी एक उत्पादन है। यू कैन बेक। ऐसा कोई नियम नहीं है कि समाधान होने के बाद आदमी ब्रेड नहीं खाएगा और केक नहीं खाएगा। बेक सम ब्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर फ्रेंड्स, डोंट सेल इट। केक बनाइए, हलवा बनाइए, है ना, मसाले बनाइए, घर पे लोगों में बांट दीजिए। यू डोंट हैव टू सेल इट, ऑल दैट विल कम अंडर कर्म अभ्यास। देन सब्जी या जो डायरेक्ट हमारी कंजम्पशन है उसको तृप्ति के लिए हम उगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्केल। उत्पादन की किसी डायरेक्ट एक्टिविटी से इन मनी टर्म्स, चाहे वो रुपी हो, यूरो हो, डॉलर्स हो, से घर को चला लेना इज अ लार्जर सब्जेक्ट। एंड वो कर्माभ्यास के फलन में होगा, बट उसमें बहुत सारी बाकी सारी वेरिएबल्स आ जाती हैं जो मैंने प्रारंभिक क्रम में 4 गिनाए थे। इट इज सब्जेक्ट टू ऑल दैट, है ना। हम कई बार क्या करते हैं, हम उत्पादन या स्वावलंबन से ये मान लेते हैं कि फिर महीने में 50,000 रुपए चाहिए, सो देन वी काउंट इट इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इट मे बी पॉसिबल फॉर सम पीपल, बट अदरवाइज इट कैन गेट क्वाइट ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो। ये ठीक है जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। ठीक, और ये लंबी चर्चा है, ये आगे आते रहेगा, है ना। एंड आई कैन टेल यू वी आर नॉट अलोन इन आस्किंग दीज क्वेश्चंस। हाँ भैया, ऐसा है ना, ये क्वेश्चन कई बार उठता भी है, जैसे अभी परिचय में भी, कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट एक आदमी कैसे होकर उत्पादन कर पाएगा। जैसे हमारे साथ वहां पर एक कपल था, अक्षय और उसकी वाइफ, यंग कपल, तो उन दोनों ने अब अहमदाबाद छोड़ के नाउ दे हैव स्टार्टेड साबुन बनाने का काम शुरू किया उन्होंने गुजरात में किसी गांव पे। तो इस तरह से तो उनको सपोर्ट था, वो गुजराती हैं, तो उनको गुजरात के गांव में एक जगह मिल गई, अपना फादर इन लॉ ने वो सब कुछ किया उनके लिए, तो वहां से। लेकिन हर एक आदमी सोचे कि मैं कुछ अपना उत्पादन शुरू कर दूं, कर सकते हैं। देखिए, हम इसके लिए ट्रेंड भी तो नहीं होते ना भैया। इसके दो पहलू हैं। एक तो क्या है कि एक आयु के बाद, और अभी जैसे शिक्षा हो गई, सी एट वन पॉइंट इन टाइम एवरी ह्यूमन फैमिली वाज अ प्रोड्यूसर, 95%, 98% बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। कोई राजा और उसके साथ के 2-4 मे बी लेस देन 1% जो चेले थे, है ना, ये लोग उत्पादन से नहीं जुड़े होंगे। दे वर द रूलर्स, तो वो बैठ के खाते थे। बैठ के कैसे खाते थे? टैक्स को वसूल करना। एंड दिस वाज अ फिनोमेना अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड, चाहे आप यूरोप लो, चाहे इंडिया लो, एशिया लो। So 99.9% of humanity, I knew this Utpadan topic will become long, was involved in direct production. तो बच्चा जब पैदा होता था घर में, एक बेकर के घर में पैदा हो रहा है, मैंने बोला आपको शूमाकर, अभी F1 रेसर है, शूमाकर का मतलब जूता बनाने वाला, तो उनके कोई पूर्वज जूता बनाते थे लोगों के लिए, है ना। एक राइस बोल के एक सरनेम था एक आदमी का, क्रिकेटर के ही मैं सरनेम बता रहा हूँ, राइस। कुक, टिम कुक, खाना बनाने वाला कुक। अब टिम कुक सीईओ है एप्पल का। कदो था टिम कुक। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 150-200 ईयर्स के पूर्व यदि देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उत्पादन से जुड़ा ही था, और उस घर में एक आध दो आदमी खाना मतलब काम नहीं भी करता था, उसको खिलाते ही थे। एंड व्हेन यू गॉट मैरिड यू वर जॉबलेस बिकॉज देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ अ जॉब, राइट। सो देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद ये हुआ कि भाई सभी लोग घर पे नहीं काम करेंगे, एक जगह आके काम करेंगे। क्यों? इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी तो होता ही है। एंड देन वी नो द स्टोरी, राइट। उसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो सभी लोग पूरा ब्रेड बनाने की जगह एक आदमी केवल ब्रेड को काटेगा, एक आदमी केवल उसको मिक्स करेगा, एक आदमी केवल तेल करेगा, फिर एक आदमी केवल तेल सप्लाई करेगा, एक आदमी केवल कितना तेल आया नहीं आया उसको लिखेगा, उससे जो पैसा आया उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक आदमी लग गया, है ना।
करते 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 जो राज्य व्यवस्था है ये बड़ी होती गई, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं ऐसे बनी जो पहले थी ही नहीं. देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ अ कॉमन रेल, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन वाटर सप्लाई, कॉमन पोस्टल सर्विसेज, राइट, कॉमन डिफेंस सर्विसेज. इतने डिफेंस सर्विसेज तो पहले से थे, है ना, राजाओं के वो सब होता था और वो टैक्सेस से ही चलता था. तो अभी जॉब्स जो है प्रचलन में आ गई. तो आप नागराज जी के भी कई सारे वीडियोस यदि देखेंगे प्रारंभिक काल के, या उनसे सुने हुए जो लोग अभी पढ़ाते भी हैं, तो नौकरी और व्यापार के बारे में बात करेंगे, है ना, बिजनेस एंड जॉब्स. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक तो हम जो जॉब कर रहे हैं ये पूरी व्यवस्था तथा मेरी परिवार की आवश्यकता से जुड़ता कैसा है, इसका लिंक देखना बड़ा कठिन हो गया है. अब कोई बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है and he is sitting in India working for some Russian client and he is getting paid in dollars. अब इसका उत्पादन को आप प्लेस ही नहीं कर सकते. He cannot pinpoint and say this is what I'm doing. ये इतना abstracted हो गया है कि अभी के सिस्टम में इसको उत्तर पाना कठिन है ना. बट मानसिकता में क्या हो गया है, हमारे मानसिकता की बात है कि हम स्वयं के अधिकार पे अपने परिवार के स्तर पर कुछ करके कुछ पैदा कर सकते हैं. ये आश्वस्ति और ये मानसिकता लगभग खत्म हो चुकी है ना. वी डोंट एनी मोर बिलीव दैट विदाउट समबडी सपोर्ट वी कैन डू समथिंग. तो ये एक पराधीनता हो गई है. दिस मानसिकता, ये जो है समाधान या समझ, क्योंकि जीवन जागृति होनी है ना. रिमेंबर दैट. मैंने जॉब की तो जागृति होनी नहीं, जीवन में होना है जागृति, या जो भी विकास होना है वो उसके लिए एक बाधा बनता है, ये मानसिकता. दूसरा है व्यापार की मानसिकता. तो व्यापार की मानसिकता में यह है कि मैं किसी वस्तु को कम दाम में बिना उत्पादन किए लूंगा और उसको अधिकाधिक दाम में दूंगा. यदि यह मानसिकता है तो वो व्यापार मानसिकता है. यदि इस मानसिकता के बिना एक व्यक्ति करता है और एक्टिविटी वही है तो उसको हम व्यापार मानसिकता नहीं कह सकते. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. मान लीजिए मैं पुणे में बैठा हूं और जीवन विद्या से जुड़े जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनसे मैं चीजों को खरीदता हूं, है ना. मैं लेता हूं, अपने घर पे स्टोर करता हूं और पूरे इंडिया में उसको सप्लाई करता हूं. सो मैं विनिमय व्यवस्था में जीवन विद्या के प्रोडक्ट्स के, एंड लेट अस अज्यूम जीवन विद्या मींस यूनिवर्सल, है ना, मानसिकता के लिए जो लोग अध्ययनशील हैं उनको मदद करने के लिए आई प्ले अ रोल. क्योंकि इसकी आज आवश्यकता है. बहुत लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, वो बेचने में दिक्कत आती है बिकॉज देयर आर सो मेनी बिग कंपनीज एंड ऑल दैट. और बहुत सारे लोग ऐसे तैयार हैं पूरे देश में जो अच्छे लोगों से बनाया हुआ शुद्ध चीजों को प्राप्त करने की इच्छुक है. अच्छे लोगों से, अच्छे मतलब अच्छा होने की इच्छुक लोगों से. अब मैं इसका उदाहरण बाबा रामदेव के प्रोडक्ट है ना, अगर उस तरह से उदाहरण ले, बाबा रामदेव के वो बाबा है नहीं, एक बाबा जी को छोड़ देते एक मिनट. बाबा जी रामदेव इज अ डिफरेंट स्टोरी. उनकी स्टार्टिंग इसी तरह से हुई थी जैसे आप बता रहे हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट बनाया फिर लोगों को बेचना शुरू किया कि भाई वी शुड बाय फॉरेन प्रोडक्ट, चलो हम अपने देश में बनाते हैं. हालांकि बाद में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, लेकिन इसीलिए उसको, हाँ, उनके एग्जाम्पल को छोड़ देता. विल टेक आवर ओन एग्जाम्पल नाउ बिकॉज वो मैंने उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं एंड दैट विल कंज्यूम आवर टाइम. मैं अभी जब बैंगलोर गया था, आई मेट समबडी हु इज वेरी क्लोज टू बाबा रामदेव and who had helped him sell when they used to sell in a small Maruti 800. एक पुरानी कार खरीद के लोग बेचते थे. उनके क्लासमेट से मैं मिला हूँ जिनसे वेदांत की कुछ बात हुई थी. अभी एक बार बैंगलोर गया था ना, अपनी कॉल नहीं हो पाई थी उस समय. तो यदि मैं उसमें 8 घंटा लगाता हूँ प्रतिदिन, तो मुझे उसका कुछ तो मूल्य चाहिए ना उस 8 घंटे का. मैंने जो 8 घंटा लगाया तो मैं जगह जगह से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, किसी बस से सामान लाता हूँ, आपसे फोन से बात करता हूँ, आपकी रॉ मटेरियल लेता हूँ, उसको पैकेजिंग करता हूँ, उसका लेबलिंग करता हूँ, लोगों से कोऑर्डिनेट करता हूँ, उसको बेचता हूँ. सो देन वी हैव टू सेट समथिंग. सो देन आई फिगर आउट कि महीने में आई नीड 30,000 रुपीज. मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना वॉल्यूम का प्रोडक्शन मतलब सेल हो रहा है, सो 4% आई नीड कमीशन. Some formula to get money. So one formula to get money is to say I'll get 4% commission. Another formula to get money is every month I will look at what the sale is. Okay. And
मेरे घर के खर्चे तो फिक्स्ड है, लेटर से मैंने मानवीय व्यवस्था से इन खर्चों को निर्धारित किया है, मानवीय दृष्टि से। मतलब केवल शरीर का आहार, पोषण, है ना, कुछ भी आप करो। पुणे में इफ यू हैव अ सन और अ डॉटर और वो स्कूल जा रहे हैं, 40,000 रुपए आपको चाहिए हमारे जीने के स्टैंडर्ड का ना। या 50 चाहिए, किसी को 30 होगा, 20 से कम में तो संभव नहीं है ऐसा जीना। फिर आपको जीने का जो वर्ग है हमारा, उसको नीचे करना पड़ेगा। तो एवरी मंथ, सो देयर आर टू ऑप्शंस, ईदर आई से देयर इज अ फ्लैट कमीशन 3% और 2% और 10%, और आई से एवरी मंथ कितना सेल हुआ मैं देखूंगा, देन आई विल कॉल अप द पीपल एंड से दिस मंथ आई नीड सो मच मनी फ्रॉम यू, आई डोंट केयर व्हाट परसेंटेज ऑफ द गुड्स इट इज, बिकॉज ये नहीं मिलेगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। दे कैन ओनली बी टू मेथड्स, राइट, वन फॉर्मूला ड्रिवन, दूसरा है जैसे घटना घटित होती है उसके अनुसार न्याय विधि, फेयर ट्रेड विधि। इसको फिर मैं अपना उत्पादन मानूंगा, मतलब स्वावलंबन मानूंगा कि नहीं मानूंगा, है ना। अच्छा, इसमें मेरी मानसिकता नहीं है, पैसे कमाने की मानसिकता नहीं। ऐसे ही और एक व्यक्ति करता है, परंतु वो जीवन विद्या के लोगों से प्रोडक्ट नहीं लेता है, पर उनके भी मन में यही भाव है कि घर के चलने के 30,000 रुपए लगते हैं, और मैं बिना झूठ बोले, बिना अडल्ट्रेशन लिए, बट वो अननोन लोगों से खरीदता है और अननोन लोगों को बेचता है। मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, जस्ट द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल इज डिफरेंट, है ना, ये दोनों अलग है। इस पर सोचिएगा। मेरे अनुसार, आई कैन पिक, बिकॉज आई विल नॉट से दिस इज अ दार्शनिक आंसर, मेरे अनुसार कोई अंतर नहीं है दोनों लोगों में, है ना। तो कुल मिलाकर व्यापार और नौकरी ये दोनों मानसिकता है। व्यापार में एक निर्भरता की मानसिकता है, उसमें भय और प्रलोभन दोनों जुड़ जाता है, राइट। माने नौकरी में फियर एंड एंटाइसमेंट, एंड व्यापार में शोषण की मानसिकता कहीं से कहीं घुस जाती है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर लुकिंग एट अ सिस्टम जहां पर एक व्यक्ति को अपने एफर्ट्स का माने जो भी वो श्रम समय देते हैं उसका उचित मूल्य दें, बीट बिटकॉइन और मनी और श्रम मूल्य और व्हाटएवर इट इज, तो और वो भय और प्रलोभन से भी मुक्त है, फिर वो ठीक है, वो व्यवस्था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये नौकरी और व्यापार की जो मानसिकता अभी बढ़ गई, एंड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड, एंड हम जिन चीजों को हम कंज्यूम करते हैं वो इतना बढ़ गया है ना, कि जो आपने कहा कि जो यंग कपल, वहीं से बात शुरू हुई थी, तो हम सीधा यहां पहुंच जाते हैं कि हम पैसे के टर्म्स में घर को चलाएंगे। That may or may not happen, but you can start by sweeping a house. Then you can start by, जैसे किसी ने लिखा था, शालिनी दीदी ने, स्टिचिंग एंड निटिंग एंड वीविंग, जिसका जैसा प्रवृत्ति हो। आई डोंट फील लाइक स्टिचिंग, है ना, मे बी आई फील लाइक मेकिंग सोप्स और समथिंग। वो जो भी संभावना है उसको बना के हम कर्म का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। कर्म के अभ्यास से यदि हम सीधे किसी उत्पादन व्यवस्था से जुड़ पाते हैं एक छोटे स्केल में, कम से कम हमारे परिवार की उस वस्तु की आवश्यकता हम पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ बाइंग बिस्किट्स, बेक योर ओन बिस्किट्स। यदि आपको बिस्किट खानी है तो, है ना, बिना बिस्किट खाए आप जागृत हो जाएंगे तो क्या बुरा, बहुत खाइए बिस्किट, है ना, या बिना बिस्किट खाए जीना है तो ठीक ही है। तो खरीद के खाने की जगह, मतलब कहीं से क्या होता है, अभी हमारे कर्म या एफर्ट, उसका आउटकम और उसे जो प्राप्ति वस्तु, ये सब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हो गए, उससे हम जुड़ नहीं पाते, इसीलिए उसकी तृप्ति भी नहीं कई बार मिल पाती है। तो अभ्यास के दृष्टि से हम कर सकते हैं। सो टू आंसर एक्चुअली बोथ व्हाट जो आपने कहा, शायद वर्षा दीदी बोल रही थी एंड केविन ने कहा कि एक अभ्यास के दृष्टि से हम उसको करना उचित है, एंड वन शुड डू इट। उस अभ्यास से पैसे के टर्म्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ द करंट ट्रेडेड करेंसी, पैसा मतलब करेंसी से घर चलाना इज ए डिफरेंट एक्टिविटी, एंड उसमें स्टेज वाइज एक व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है, एंड वो हर व्यक्ति के लिए उसका उत्तर अलग होगा।
बिकॉज आपकी स्टार्टिंग कैपिटल, आपका एज, आपकी प्रवृत्ति, आपकी घर की परिस्थिति, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आएंगे। तो आगे जाके हम अध्ययन विधि पर अब और बात करेंगे तो उसमें और डिटेल में बात हो सकती है, बट आई थिंक फॉर नाउ ये है। ठीक है, ये जी बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ, थैंक यू। ओके। दूसरा मनीष सहगल जी का है, निद्रा जड़ का स्वाभाविक गुण है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन इज क्लियर, हाउ सेकंड हाईलाइटेड पार्ट इज क्लियर। तो निद्रा का जो उन्होंने परिभाषा भेजा है, शरीर का संचालक चैतन्य क्रिया संचालन क्रिया को रोकता है या कम करता है, तब शरीर निद्रा में रत होता है। निद्रा जड़ का स्वाभाविक गुण है। तो इस लाइन को दो विधि से लिया जा सकता है। एक तो जड़ और चैतन्य जो शब्द है, मूल में जड़ शब्द का मतलब है कि यू नो इनएक्टिव, यदि बहुत उसका हम तात्विक अर्थ लेने जाएंगे, दैट विच डजंट मूव और विच डजंट डू एनीथिंग। और जो डायनेमिक है उसको फिर चैतन्य कह रहे हैं। मूल में दर्शन में यदि हम देखेंगे तो एक को गठनशील परमाणु, एक को गठन पूर्ण परमाणु कह रहे हैं। तो ये जो सोया हुआ जो गुण है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग asleep and not being awake, ये जड़ है। ऑल जड़ इज लाइक दैट। इफ यू सी द पेंसिल इज नॉट अवेक, है ना, जैसे एक मानव अवेक है या एक बिल्ली अवेक है, जैसे एक पेड़ पौधा भी अवेक नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है ना। तो एक तो ये सेंस में है वो जो सेकंड लाइन है। द सेकंड सेंस इज दैट, मतलब मुझे जो लगता है, लग रहा है उसको देखकर अभी कि मतलब जो लेखक हमको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दैट व्हेन यू स्लीप, हमको ऐसा लगता है कि मैं सोया, एक्चुअली शरीर सोया, हम बेहोश हो गए। सो स्लीप के भी एक्सपीरियंस को देखेंगे तो दो स्टेट्स आती हैं। एक तो ड्रीम स्लीप, ड्रीम स्टेट है ना, जिसको स्वप्नावस्था कहते हैं, इसको शायद REM स्लीप भी कहते हैं, व्हेन यू आर ड्रीमिंग। एंड द सेकंड इज डीप स्लीप, जिसको सुषुप्ति कहा है। एंड वैज्ञानिक अध्ययन में भी आता है, हम सभी लोग इसको प्रतिदिन प्रति रात अनुभव करते हैं। And that kind of makes up 1/3 of our life, right? Approximately, sleep is 1/3 of our life, जो हमारा बेहोशी में जाता है। यहां पर लेखक ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जीवन सोता नहीं है, सोता है शरीर। जीवन उस शरीर के, क्योंकि सोता क्यों है शरीर? सोने का मतलब ये जो इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों से जो एक्टिविटी हो रही थी, उसे ब्रेक लेता है शरीर, है ना, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। जैसे ब्रेन में कुछ होता है, मेमोरी कनेक्शंस आर strengthened and all kinds of things happen. बॉडी में भी और कुछ चेंज होता है, निष्कासन की क्रिया, द फूड इज डाइजेस्टेड, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ऑल सब ये सब होता है रात को। सेल्स आर रिपेयर्ड, ये सब शरीर में हो रहा है। एंड मानव होने के नाते जीवन और शरीर का क्योंकि संयुक्त रूप है, तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि ब्रेन की ऐसी एक स्टेट बनती है, आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ इट एज एन इलेक्ट्रिकल स्टेट, जिससे जीवन शरीर को जो जीवंत बना के रखा था उसको करना बंद कर देता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि निद्रा, निद्रा का मतलब डीप स्लीप, ये जड़ का स्वाभाविक गुण है, ये चैतन्य का नहीं है। इन अदर वर्ड्स, जागृति के पश्चात या जागृत होते होते, जागृति के पश्चात से ऐसा लगता है कि जागृति इज वन स्मॉल थिन, है ना, हेयर लाइन, एंड यू विल जस्ट फॉल ऑफ ऑन दिस साइड एंड इट इज जागृति। जागृति क्रम है ना, it's not, it's like a jump. There is a jump, but it's not like how we imagine it to be a jump. जागृति क्रम है। तो जैसे जैसे हम जागृति क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारी वेकिंग, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, जैसे दिस इज अ वेकिंग स्टेट राइट नाउ, तथा स्वप्न एवं सुषुप्त अवस्था में हमारी अपनी जो अनुभव है ना, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये भी बदलते जाएगा। ठीक है मनीष भाई, आर यू ऑनलाइन और एनीबडी एल्स हैज एनी? थोड़ा लंबा हो गया आंसर, बट मनीष इज नॉट विद अस। ओके, तो ये आपने भी बोला निंद्रा जड़ का पक्ष है। जड़ इसलिए बोला क्योंकि बिकॉज ऑफ द बॉडी। जी, बिकॉज ऑफ द बॉडी।
शरीर सोता है, इट इज अ ब्रेन दैट नीड्स टू स्लीप। आप देखिए ना, हम निर्णय लेकर नहीं सोते हैं, यू आर फोर्स्ड इनटू स्लीप। मैं अभी विवाह के लिए गया था इंदौर, हमारे निकट एक मित्र, मतलब मेरे से आयु में बड़े हैं मित्रवती संबंध, सुरेंद्र पाठक जी है, 60 ईयर्स ओल्ड, उनकी बड़ी बेटी की विवाह थी। मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ लड़कियों को, तो हम गए थे। तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, नॉर्थ का मतलब अपवर्ड्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो व्हिच इज कॉल्ड एज नॉर्थ, अदर देन महाराष्ट्र एंड आई डोंट नो अबाउट गुजरात। जो विवाह का जो टाइम था, जो समय था, नाइट 1:30 AM to 3:30 AM मुहूर्त का, when the wedding is being solemnized, है ना, जो फेरे होते हैं, that is when it is being solemnized, रात का समय था। तो हम जब गए थे सवेरे 8:30 बजे, द प्रीवियस डे, दोपहर को, जिसको दे कॉल इट जीवन विद्या पद्धति ऑफ वेडिंग, बट इट्स अ ह्यूमन वे, यू कैन नॉट कॉल द अदर वन इनह्यूमन, बट लेट अस से एक डेलिबरेट वे ऑफ गेटिंग मैरिड, है ना, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट जीवन विद्या पद्धति। मानवीय संस्कृति के अधिक निकट, बिकॉज इफ यू कॉल दिस मानवीय संस्कृति, ऐसा लगता है कि बाकी सब अमानवीय है, मे और मे नॉट बी, बट बेसिकली वो दोपहर को हुआ। एंड मैं जब गया, मैं देखा कि वो लड़की के पिता, वो 60, सुरेंद्र पाठक एंड हिज एंटायर फैमिली पहले से जगह थे। प्रीवियस इवनिंग से पूरे दिन फंक्शन हुआ है, 7th, ऑल ऑफ 8th दे वर बिजी, बिकॉज लोग आए थे ना, आफ्टरनून को जीवन विद्या पद्धति से वेडिंग हुई, एंड सायंकाल को एवरीबडी वेंट बैक, टुक सम रेस्ट, है ना, एंड पूरी रात जगह है। सो दैट फैमिली वाज अवेक फॉर 36 आवर्स, द ब्राइड, द ग्रूम, है ना, द ब्राइड्स पेरेंट्स, कोई सोया ही नहीं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये करना बड़ा कठिन है, स्पेशल इवेंट लाइक अ वेडिंग, है ना, या कल एग्जाम है, मैं फेल हो जाऊंगा, वही आपको जगा के रख पाता है। जीवन में उतनी प्रेशर चाहिए, नहीं तो वी आर सब्जेक्ट टू द साइकिल ऑफ द बॉडी। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, रीजनेबली फ्रेश, मैं कल ट्रेन से आया था एंड आई हैड अ टफ टाइम, आई हैड अ हाफ सीट, है ना, तो आधा टाइम बैठ के, आधा टाइम आधा लेट के, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना, जो होता है इंडियन ट्रेन में। तो नॉइजी एंड दरवाजे के पास था, मेरे पैर में लोगों आते, आई एम लॉन्ग, आई एम 6 feet and 2 inches, तो मेरा पैर सीट के बाहर आ जाता। आते जाते लोग जो है, मतलब when Indian bogies were designed, the average height of the Indian was 5 feet and 5 inches or 4 inches. Now it's 2022 and the average height has gone up 5'10" and 5'11". जो सीट का साइज है उतना ही है बर्थ का साइज। तो आई एम एबल टू टॉक टू यू बिकॉज द ब्रेन इज रेस्टेड। मुझे दोपहर को 1-1.5 घंटा सोना पड़ा टू रिकवर फ्रॉम दैट टायर्डनेस, अदरवाइज आई कांट फंक्शन। तो ये जो नींद है, ये शरीर की आवश्यकता है। जीवन का बस चले, वो नहीं सोएगा। ना बेसिक जो भैया, मैं डिमांड, ये अपने इसी में भी ठीक पढ़ रही थी, जो जागृत मानव है, जैसे बाबा जी के लिए शायद पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा किसका, तो वो जागृत मानव नींद में भी जागा रहता है, कॉन्शियसनेस लेवल उसका नींद में भी बना रहता है। उसमें मतलब जो हमारे में जो चीजें बंद हो जाती हैं नींद के लिए, उनमें भी बंद होनी पड़ेगी, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी उनको भी। तो मैंने देखा उनको भी कई बार नींद नहीं आती थी। So he had the same trouble that we had. Many a times he could not go to sleep, क्योंकि sleep is actually an electrical activity in the brain, and it is also related to the health of the body. तो शरीर में if you are gassed up, you know, flatulence है, you won't get sleep, you're very acidic, आपको नहीं होगा। For some reason, you know, the brain is old, so as you grow old, as you age, you know, going to sleep is difficult, because brain की वो जो electrical, I'm just calling it an electrical state, may not be very accurate technically or medically, but वो जो electrical state है brain की, अल्फा थीटा गामा ऐसा कुछ waves भी बोलते हैं उसमें, जिस वेव में जाना चाहिए उसको, वो नहीं हो पाता है। कई बार हमारे विचार भी किसी चीज पे असंतुलित रहते हैं, या हमको कुछ खराब लगता है तो उल्टा होता है, हमारे विचार के कारण ब्रेन शटडाउन नहीं हो पाता। तो शरीर से भी नींद नहीं आना, तथा जीवन में हमारे मन से भी नींद नहीं आना, दोनों संभावना है। एक जागृत व्यक्ति को सोने के लिए मन तथा वृत्ति को वैसे ही शटडाउन होना पड़ेगा जैसे हमारे में शटडाउन होता है ना, स्पेशली मन एंड शरीर का कनेक्शन, दैट प्रोसेस इज बायोलॉजिकल, तो वो तो होना ही पड़ेगा।
परंतु उनमें क्योंकि जागृति है, सो देर आर अदर एक्टिविटीज इन हिम दैट आर वॉचिंग दिस इवेंट। वही जागृति है नींद में। हमारे में वो एक्टिविटी सोया है, अजागृत है। सो देर इज नथिंग टू वॉच। मेरे में जो एक्टिविटी है, जो मेरे ही नींद को देख सकता है, वो बंद है। सो आई कैनॉट सी माई ओन स्लीप और बी अवेयर ऑफ इट। एक जागृत व्यक्ति में वो क्रियाएं सक्रिय हो गई। सो नाउ इट इज वॉचिंग दैट द बॉडी इज स्लीपिंग एंड नाउ इट इज वॉचिंग दैट द बॉडी इज अवेक। हमारा जो आइडेंटिटी है वो बॉडी के साथ कंप्लीटली एंटेंगल्ड है। सो व्हेन वी स्लीप वी से आई स्लेप्ट, यू डोंट से द बॉडी स्लेप्ट, एंड यू से आई वोक अप। और ये हमारी एंटेंगलमेंट बाहर भी जाती है ना। हम बोलते हैं मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा घोड़ा, मेरी कंट्री, वहां तक जाती है एसोसिएशन। ठीक है जी। आप जो बता रहे हैं ये बात मतलब समझ लॉजिकली समझ में आई कि वो बॉडी को डिसोसिएट हम नहीं कर सकते, वो कर लेते हैं चेतना को अलग करके, फिर वो खुद विटनेस हो जाते हैं अपनी नींद के। वो विटनेस बने ही रहते हैं। बने ही रहती है। वो अभी भी आप लोगों का सर्वेक्षण कीजिए, बहुत सारे लोग हैं बेहोश होते हैं, दे डोंट रियलाइज व्हाट दे आर सेइंग। उनको याद ही नहीं रहता उन्होंने ऐसे किया है ना। जैसे बहुत सारे लोग स्टोर में पकड़े जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्लेप्टोमेनियाक्स। किसी वस्तु को चुरा के पॉकेट में डाल दिया, खर वही रहा है, बट दे आर नॉट फुली अवेयर। बेहोशी होता है मन। मन शरीर का दृष्टा है, वृत्ति मन का दृष्टा है, मन के व्यवहार का, है ना। चित्त वृत्ति के विचारों का दृष्टा होना चाहिए। वी फाइंड कि अभी मानव में पता ही नहीं है वो क्या सोचता है, उसको ही पता ही नहीं रहता है या उसका व्यवहार क्या हो रहा है उसी को होश नहीं रहता है, या उसमें इच्छाएं क्या होती है उसी को होश नहीं होता है। तो उसकी इच्छाएं क्या है उसको पता नहीं, उसके चित्रण में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। तो यही भ्रम है, बेहोशी है। इट्स अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, राइट। और ये सेमी कॉन्शियस, सेमी अवेयर। इसीलिए अभी जब हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, यू फील इट इज इजियर टू सी और इवेल्युएट द अदर पर्सन एंड वेरी हार्ड टू इवेल्युएट वनसेल्फ। तो मेरे व्यवहार कैसा है पूछने समझने के लिए, मैं यदि दूसरों को पूछो तो आई गेट अ गुड आंसर। तुम कभी कभी गुस्सा होते हो, समटाइम्स यू गेट ऑब्स्टिनेट, है ना। कभी कभी तुम्हारा भाषा हर्टिंग होता है, हमको नहीं समझ में आता है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। हमको दूसरों को दिखता है, दूसरों को हमारा दिखता है। तो जागृत व्यक्ति में ये अवेयरनेस तो होगी ही, नंबर एक। नंबर दो, इसमें कोई विरोधाभास नहीं होगा, कोई मैंने समस्या नहीं होगी, और दृष्टा वाली बात, देखने वाला बना ही रहता है। जागृत अवस्था में भी दृष्टा बना रहता है, देखने वाला, तथा स्वप्न अवस्था में बने रहता है। अभी हमारे में क्या होता है, जागृत अवस्था में दृष्टा बने रहता है, स्वप्न अवस्था में कंफ्यूज हो जाता है, और सुषुप्ति डीप स्लीप में गोल हो जाता है। देयर इज नोबडी वॉचिंग आवर ओन स्लीप, मतलब नथिंग इन मी दैट वॉचेस स्लीप और माई स्लीप। यही है ना, वेकिंग स्टेट में हमारी कुछ अवेयरनेस होती है, ड्रीम स्टेट में कंफ्यूजन रहता है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कुछ भी होता है उस दिन में जो घटित हुआ, अच्छा बुरा हुआ, कोई आदमी आया गया, रैंडम इवेंट्स सीम टू गेट मिक्स्ड अप। एंड सुषुप्ति में वो जो रैंडमनेस था वो भी गोल हो जाता है इन डीप स्लीप, है ना। देयर इज ओनली एम्प्टीनेस। ठीक है जी। आगे बढ़े।
हाँ जी भैया, आगे चलिए। इसमें और होगा तो आगे करते, ये तो चलता हाँ है। भैया, ये हाँ। आपका बहुत अच्छा पॉइंट था। आज इतना टाइम लगेगा अनकॉन्शियस ब्रेन की स्टडी करना, कि जैसे नींद में भी कई लोग बड़बड़ाते हैं, नींद में कई बात जो अपन कहना चाहते कह नहीं पाते, वो नींद में आपको परेशान करती है। अनकॉन्शियस ब्रेन किस तरह से काम करता है, अभी नहीं भैया, कभी और आपको टाइम मिले जब बात करें। अनकॉन्शियस जीवन, ब्रेन कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस जीवन में है और ब्रेन सहित व्यक्त होता है। और क्योंकि ब्रेन के साथ तदाकार है और उसकी बाकी एक्टिविटीज कॉन्शियस नहीं हुई है या अवेकन या जागृत नहीं हुई है, जागृति का मतलब अवेकनिंग है ना, जिसको हम कह रहे हैं 10 में से 4.5 क्रिया ही जागृत है, 5.5 क्रिया सोया है, राइट। सो तो जो 5.5 क्रिया जो सोया है, इट्स लाइक सेइंग दैट आपके पास 5 सेंसेस हैं और 5 सेंसेस में से 2 ही काम कर रहा है। सो यू कैन ओनली स्मेल एंड टेस्ट, यू कांट हियर, यू कांट सी, यू कांट फील सेंसरी वर्ल्ड में। इसकी इक्विवेलेंट जीवन में कल्पना करके सोचना पड़ेगा। So less than half of the जीवन is awake, the other part is asleep. तो उसे जो दिखना था वो नहीं दिखता है, जो समझ में आना नहीं समझ में आता, उसे जो अनुभव करना वो भी नहीं दिखता है। So it is absent, as simple as that. ब्रेन का नहीं है वो। हाँ, मानव के रूप में जब जीता है तो जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति की जो अनुभव है ये ब्रेन के कारण है। सो स्लीप इज द एक्टिविटी। हम प्रति रात को सोते हैं ना, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी टेक ना, हम नींद को अपने जीवन का एक भाग, बट थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो भाई व्हाट इज द नीड टू स्लीप, ये शारीरिक क्रिया है। इसीलिए लिखा है जड़, निद्रा जड़ का स्वाभाविक गुण है। ठीक है जी। तो ब्रेन में कॉन्शियस अनकॉन्शियस का मतलब जो चित्रण विचार मन, ये ब्रेन के साथ ही सक्रिय रहते हैं। तो ब्रेन की वो पार्ट जब शट डाउन हो जाता है तो चित्रण विचार और आशा भी शट डाउन हो जाता है सुषुप्ति में, डीप स्लीप में। जो वाला पार्ट चालू हो जाता है पुनः चालू हो जाता है। भैया लास्ट बात तो भैया, फिर ये जो भास आभास प्रतीति, इसमें तो फिर टिप ऑफ द ब्रेन तो रहता ही है ना, कॉन्शियसनेस होती होती है। भास और आभास में रहता है ब्रेन का यूजेज, प्रतीति के लिए ब्रेन का यूज नहीं है। सो व्हेन यू आर डूइंग भास और आभास, मन वृत्ति एवं चित्त के मतलब वो 4.5 5 क्रिया। इफ यू टॉक ऑफ टॉप एंड बॉटम, जीवन में टॉप बॉटम कुछ होता नहीं, हमारे डायग्राम में होता टॉप एंड बॉटम फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि हम सभी लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, यू सी एवरीबडी राइट्स, माने द हायर जीवन क्रिया ऊपर है ना, आत्मा बुद्धि चित्त एंड देन वृत्ति मन। नोबडी राइट्स इट उल्टा। हमारा पिक्चराइजेशन का एक वो है, ऊपर का मतलब हायर, कोई मन को ऊपर लिखा आत्मा को नीचे नहीं लिखेगा। इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर द जीवन क्रिया लाइक दैट, आप देखेंगे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आई हैव ट्राइड टू डू इट मेनी इयर्स अगो, बट यू फाइंड यू गेट कंफ्यूज्ड। भैया अभी आपके थोड़ा वीडियो सुन रही थी, उसमें आप हंस रहे थे और हंसा रहे थे कि स्वर्ग तो बाबा जी कह रहे नीचे है और दिखा रहे हैं ऊपर। मनुष्य की जो अनुभव है वो ऊपर हो रहा है और स्वर्ग है जो कि नीचे है। जी। तो ये तो ऊपर की जो 5 क्रियाएं हैं है ना, मतलब नीचे की जो 5 क्रियाएं हैं वो ब्रेन के साथ सक्रिय रहती है। ऊपर के जो 5 क्रिया में जो भी होता है प्रतीति बोध अनुभव, इसमें ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो भास और आभास ब्रेन के साथ होता है, प्रतीति एवं अनुभूति बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के होता है, सीधे जीवन में होता है मानव मानव में। ठीक है जी।
ये सब डेटा पॉइंट है, हम सुनते रहेंगे, देयर विल बी मेनी थिंग्स, है ना, लंबा सोचना पड़ेगा, ये सब सभी को सोचना पड़ता है, मुझे भी लंबा ही लग रहा है, लग भी लग रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये मनीष सहगल जी का आया था दूसरा वाला, क्या भाव वस्तु रूप में व्यापक है? भाव क्या है? भाव क्या केवल दो चैतन्य इकाई में बहता है, या फिर जड़ में आपस में और जड़ और चैतन्य में भी बहता है? ये सब हमारे परिचय शिविर के पोर्शन से नहीं है कोई भी, सो इट इज नाइस टू सी और गुड दैट लोग आगे भी पढ़ ही रहे हैं। आगे आई थिंक वी आर एट द फैग एंड, आई थिंक आई एम ऑल्सो, लंबा चल गया हमारा परिचय शिविर सीरीज, बट हो जाएगा, देन वील जंप इनटू द बुक्स। तो क्या भाव वस्तु रूप में व्यापक है, फर्स्ट पार्ट, है ना? कैन यू सी दिस? अच्छा, आई हैव नॉट शेयर्ड द स्क्रीन, ओके, सॉरी, राइट, अभी दिख रहा है ये? जी दिख रहा है। हाँ, क्या भाव वस्तु रूप में व्यापक है? ओके, सो oops, या भाव का मतलब होना। फर्स्ट लेट अस लुक एट द वर्ब भाव दार्शनिक सेंस में। अभी हम फीलिंग को भाव कहते हैं, है ना, मुझ में ये स्नेह भाव का आप समझदारी भी बताते हैं कई जगह, भाव का मीन समझदारी। वही भाव शब्द के अर्थ को थोड़ा सा निरीक्षण करके प्रयत्न करते हैं क्या बनता है। अभी जैसे हम बोलते हैं मुझ में स्नेह का भाव, क्रोध का भाव है, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हूं, गुस्सा आ रहा है ना? यू सी एनी भाव दैट वी currently assume, जिसको हम अभी भाव कहते हैं, वो होने को कहते हैं, the existence of something is called भाव. So there is the existence of anger, right? Bhuk is a bhav, is a feeling of hunger. So I have a feeling of hunger. So the existence of hunger. Existence of hunger is the absence of food in the stomach, है ना, उल्टा. But hunger के feeling का existence है. तो भाव का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व को भाव कहते हैं. भाव शब्द जहां से बना है, अभी जैसे हम उसको लेते हैं, अभी तात्विक रूप से, नाउ ये तो बिल्कुल लोअर हमारा जो एक्सपीरियंशियल लेवल, इस पर बात हो गई. अभी तात्विक स्तर पे यदि हम भाव शब्द को यदि देखेंगे तो अस्तित्व को भाव कह रहे हैं. तो व्यापक भी एक भाव है, क्योंकि अस्तित्व है, व्यापक है ना? और प्रकृति भी है, तो प्रकृति भी भाव है. प्रकृति में चार आयाम है, रूप, गुण, स्वभाव और धर्म. तो रूप भी एक भाव है. लाइक यू कैन सी माई फेस, इसका अस्तित्व है, बिकॉज रिमेंबर वी सेड भाव मीन्स अस्तित्व और कॉग्निशन, राइट? तो मेरे चेहरे का कॉग्निट कर पा रहे आप, ये भाव है. ये मेरे भाषा से, मैं जैसे बोलता हूं, या मेरे साथ यदि आप कुछ समय रहेंगे तो मेरे गुणों का भी भाव आप तक पहुंचेगा. तो गुण भाव, लंबे समय मेरे साथ जिएंगे, मैं आपके साथ जीऊंगा, हमको एक दूसरे के स्वभाव का भी पता चलेगा, है ना? और धर्म भी भाव है. ठीक, सो एवरीथिंग इज भाव. मूल में जब हम परिभाषा के रूप में देखेंगे. So then the next part of the query is, भाव क्या केवल दो चैतन्य इकाई में बहता है? I think this is already answered, है ना? चैतन्य itself is भाव. तो चैतन्य का गुण जब कम्युनिकेट होगा तो दो चैतन्य के बीच में ही होगा. So for example, स्नेह, because we said रूप भी भाव है, गुण भी भाव है, स्वभाव भी भाव है, धर्म भी भाव. We said मतलब सोचने से यही निकलता है ना, यही भाव है. तो जैसे स्नेह भाव है, तो मेरे में स्नेह बीज रूप में है, बट वो बहने के लिए दो लोग चाहिए ना. आई नीड समबडी, आई नीड अ मेमोरी ऑफ समबडी. जैसे मेरे में स्नेह है, मैं मेरी बेटी का फोटो देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है. फोटो से, वो है नहीं सामने, उसका स्मरण करता हूं तो अच्छा लगता है. तो जिस इकाई के साथ संबंध को स्वीकारा है, उस इकाई के स्मरण से, अर्थात उस स्मरण में रूप भी रहेगा, गुण भी रहेगा, है ना? स्वीकृति के रूप में गुण भी है और उसकी आकृति भी है जो उसका रूप है. तो मेरा भाव उस रूप के साथ जुड़ा है, तो आई एक्सपीरियंस दैट अफेक्शन.
वो भाव बहने के लिए वो बेटी सामने चाहिए लाइव, है ना, नहीं तो इंटरेक्शन नहीं होता है भाव का। हेंस दो चैतन्य इकाई बहने के लिए दो चैतन्य इकाई चाहिए। जड़ और जड़ में भी बहता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ भाव, साउंड वेव इज अ भाव, है ना, इंटरनेट कम्युनिकेशन इज अ भाव, यू नीड टू। और जड़ और चैतन्य में भी बहता है ना, आपको सुई चुभती है, मच्छर काटता है, जड़ का भाव चैतन्य तक पहुंचता है। हम बढ़िया खाना खाते हैं, उत्पादन करते हैं, रिमेंबर वी सेड साधन, ये उत्पादन का जो सुख है, ये रुचि मूलक सुख है, ये मन को होता है। तो जिसको मजबूरी में उत्पादन करना होता है उसको उत्पादन का सुख नहीं मिलता, है ना। जो उसको अभ्यास के रूप में करता है वो करके उसको अच्छा लगता है, क्रिया एक ही है। ठीक है, ये भाव ये भाव हम याद करके भी तो कर सकते हैं, जैसे भी आपने बताया कि आप अपनी डॉटर सामने है, उसको देख के, देविका को देख के आपको बहुत प्यार आता है बच्ची अपनी। लेकिन अगर सपोज करो वो बाहर है, उसको याद करके भी तो भाव आ सकता है, कल्पना में भी भाव होते ही है ना। हाँ बिल्कुल बताए ना, बिल्कुल होता ही है। हम्म। ऊपर केविन भाई का है, आज की गोष्ठी में यह प्रश्न उभरा कि एक तरफ जागृति के लिए पीड़ा, तीव्रता और आवश्यकता, और दूसरी तरफ घबराहट, दुख, अफसोस से क्या अंतर है, इन दोनों के क्या लक्षण है और इनके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाए। एक तरफ जागृति के लिए पीड़ा, तीव्रता और आवश्यकता, और दूसरी तरफ घबराहट, दुख और अफसोस। ठीक है, तो घबराहट, दुख और अफसोस कब होगा कि मैं जागृत नहीं हो रहा हूं। जागृति के लिए रास्ता और क्रम जब स्पष्ट नहीं होता है और हमको ऐसा लगता है कि हमारे से कोई बहुत बड़ी भूल या गलती हो गई, तो अफसोस होगा। घबराहट कब होगी, जब स्पर्धा होता है, बाकी लोगों को देखते हैं कि बाकी लोग मेरे से आगे बढ़ रहे हैं तो घबराहट होती है। या जागृत होने के लिए जागृति के जो आचरण और लक्षण है वो मेरे पहले से माने हुए आचरण और लक्षण से जब विपरीत है तो घबराहट होती है दैट माई लाइफ विल चेंज या माई बिहेवियर विल चेंज, सो देन यू फील अफ्रेड। इन दोनों के योगफल में दुख होगा, तो घबराहट भी दुख में ही परिवर्तित, दुख के रूप में अनुभव होगा, अशांति के रूप में अनुभव होगा, और अफसोस भी इसी से आएगा, है ना। तो अजागृति को जब हम समस्या के रूप में ले लेते हैं तब वो घबराहट तथा अफसोस के रूप में दिखेगा। जागृति के लिए पीड़ा, तीव्रता और आवश्यकता, तो आवश्यकता तीव्रता से कम स्थिति का है, तो सबसे छोटा स्थिति पीड़ा है, उसके बाद आवश्यकता, उसके बाद तीव्रता। तो हम अजागृत हैं, इसका कोई पीड़ा का कोई मतलब नहीं है ना। देन वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट जागृति इज। मैं जागृत नहीं हूं, इसका पीड़ा का मतलब है कि वही है, हम सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना। जबकि जागृति क्रम भी एक यथार्थ है, तो पीड़ा कब होती है, तो इसको आवेशात्मक पीड़ा कहेंगे, है ना। जागृत में नहीं हो रहा इसका आवेश, दैट इज सिमिलर टू सेइंग मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हुआ या मुझे प्रमोशन नहीं मिली, है ना, ये आवेशात्मक पीड़ा कहलाएगा। आवश्यकता कब महसूस होती है जागृत होने के लिए, जब उसका कारण स्पष्ट होता है। जैसे आप देखिए परीक्षा शिविर, जीवन विद्या शिविर लोग करते हैं, फिर अध्ययन बिंदु का शिविर करते हैं, फिर अध्ययन शिविर करते हैं, क्या पता चलता है, सारा कारण पता चलता है। तो प्रकृति के साथ असंतुलन हो रहा है, उसके मूल में कारण क्या है भाई, ये नियम समझ में नहीं आया। मेरे माँ से मेरा झगड़ा है, इसका मूल में कारण क्या है भाई, संबंध में विश्वास नहीं है ना। मैं खा खा के थक गया, उसके बाद भी सुखी नहीं हो रहा हूँ, इसका कारण क्या है भाई, क्योंकि खाने से इंद्रिय तृप्ति ही हो सकती है ना, और जीवन तृप्ति नहीं हो सकती। तो कारण
समाधान के जो कारण तथा उसका निवारण या समाधान या समस्या होने के मूल में जो कारण है, ये जब हमको स्पष्ट होता है तो जागृति आवश्यकता के रूप में आती है. सो व्हेन यू हैव आवश्यकता, यू हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इट टेक्स, है ना, एंड उसको आप करेंगे. जो अफसोस, घबराहट और दुख है, ये पीड़ा से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है. यू सडनली फाइंड दैट यू आर नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि किस नियम से यू आर नॉट एंड किस नियम से यू हैव टू बी, यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग या डिमांडिंग कि मुझे कल अनुभव चाहिए, मुझे कल बोध चाहिए, मुझे कल न्याय चाहिए, आज शाम को धर्म चाहिए. ये क्या हो गया? भ्रमात्मक कल्पना हो गया. दिस इज लाइक सेइंग दैट मैंने देयर इज मैंने एक नारियल का पेड़ है मेरे गार्डन में, एंड आई सडनली फाइंड दैट इट इज डिजीज्ड, है ना. उसमें कोई नारियल के पेड़ में कोई व्याधि आ गई और मैं जिद में पकड़ लेता हूं कि शाम तक इसको ठीक होना है, जबकि उसके व्याधि होने का एक नियम था, है ना. वो नियम कैसे समझ में आएगा? जब सही नारियल का जो स्वरूप है वो स्पष्ट होगा, तब उसके व्याधि का भी नियम समझ में आएगा. ये व्याधि सही नारियल में परिवर्तित होने का एक नियम होगा, उसका एक क्रम होगा, उसमें कुछ समय होगा. इसकी स्पष्टता के साथ मेरी नारियल के प्रति अपेक्षा तय होती है. देन देयर इज नो अफसोस एंड दुख एंड घबराहट. यू जस्ट नो इट इज डिजीज, टू बैड, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना पड़ेगा. तो स्पष्टता से, तो जो सही नहीं है वो किस नियम के कारण स्पष्ट नहीं है, जो सही है वो किस नियम से स्पष्ट है, जो सही नहीं है सहीपन तक जाने का क्या नियम है. ये तीनों विधाओं में स्पष्टता होने से तीव्रता और आवश्यकता बनती है. ये भौतिक संसार में भी ऐसे ही है. आपकी गाड़ी खराब हो गई, किस नियम से खराब हुई आपको पकड़ में नहीं आता, आप आवेशित हो जाते हैं, आई स्टूपिड व्हीकल, इट इज नॉट वर्किंग, है ना, और आप उसको लात मारेंगे. किस नियम से खराब हुई आपको पता है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता बनेगी, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे. तो आवश्यकता ही आगे जाके तीव्रता का स्वरूप लेता है. आवश्यकता का मतलब, इसकी आवश्यकता मतलब आई नीड दिस, बट इसके अलावा भी बाकी सारी चीजें हैं, और ये इन दोनों के संतुलन में दुनिया चल रहा है, विच इज ओके. तीव्रता का तात्पर्य है इसके बिना जीना असंभव हो गया अभी. ये तीव्रता. सो एन इंटेंस डिजायर इज तीव्रता, एन ऑर्डिनरी डिजायर इज आवश्यकता. ठीक है जी. इसके इसके बिना, जो आपने बोला, इसके बिना जीना असंभव हो गया है मेरे लिए, ये थोड़ा बेचैनी या आवेश जैसा लगता है. लेकिन आप जैसे इसको वर्णित किया है पहले, वो आवेशित स्थिति नहीं है एक मानव में. वो, हाँ, ये मुझे अब पूरा स्पष्ट नहीं हुआ कि हाँ, थोड़ा सा आवेश जैसा लगता है मुझे ये तीव्र. तो आई थिंक भैया आपने जैसे नियम से जोड़ा वो थोड़ा बहुत ही लॉजिकल लगता है. जब हम हर एक चीज को नियम से जोड़ लेंगे तब हमें उसका एनालिसिस करना आ जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे. पर एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट ना भैया. हाँ बिल्कुल, यू हैव आपको टू. बहुत ही एनालिटिक होना पड़ेगा हर सिचुएशन में. नहीं तो जागृत होने का मतलब ही है कॉन्शियस होना. Right. भ्रमित रहने का मतलब अनकॉन्शियस रहना. जागृति itself means being conscious about everything. That itself is जागृति, और कुछ नहीं है ना. जागृति का मतलब just becoming aware and conscious and living that awareness, just to be clear, है ना. उसको जीना भी. इसीलिए जो हम प्रारंभिक क्रम भी बात किए, व्यवहार, कर्म अभ्यास, फॉर एग्जाम्पल, यू विल लिव. ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक आदमी जागृत हो गया और मांग के खा रहा है है ना, ये लोग डोनेट कर रहे हैं. नो, ही विल वर्क. हाथ पैर काम करेगा भाई. जिसने कर्माभ्यास जागृति के साथ भी करेगा, बाद में भी करेगा, पहले भी करेगा. जब तक हाथ पैर चलता है तब तक करेगा. जब हाथ पैर चलना बंद हो जाता नहीं करेगा, है ना. कर्माभ्यास फॉर एग्जाम्पल. तो जागृत होना भी है, और जागृति को व्यक्त भी करेंगे, और जागृत होने के लिए अभ्यास भी करेंगे. तो केविन भाई जो कह रहे थे, जैसे पीड़ा, आवश्यकता और तीव्रता. पीड़ा का मतलब है दैट यू आर गेटिंग ट्रबल्ड बाय द फैक्ट कि आप सुखी नहीं है.
तो इसको जीवन के अर्थ में मन, वृत्ति, चित्त में देखेंगे, ये मन प्रधान अनुभव है पीड़ा, है ना। मन को ही अफसोस होता है, सो यू टेक इट, इट्स लाइक सेइंग दैट आई कुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये पीड़ा है ना, इसलिए आवश्यकता के रूप में नहीं है। मुझे चॉकलेट नहीं मिला, ये मन की पीड़ा है ना। यू फील लाइक ईटिंग चॉकलेट, यू वांट टू टेस्ट चॉकलेट एंड देयर इज नो चॉकलेट अवेलेबल। मुझे याद है एक बार हम अमरकंटक में थे, somebody was visiting and शाम को they suddenly said I feel like eating pizza. I said keep your feeling to yourself, क्योंकि यहाँ पिज्जा मिलना कठिन है। वो बोला क्यों? वो बोला देखो तुमको जीप हायर करना पड़ेगा, you have to travel around, the nearest pizza place is around 3.5 hour drive away, तो 3.5 hours तुमको गाड़ी चला के जानी पड़ेगी, बट वहां पर भी you'll not get a thin crust, you'll get a thick crust, और thin crust यदि पिज्जा चाहिए that's a 6 hour drive away. And it is 7 in the night and nobody is going to drive you there. So just keep your choice. Decide yourself. So जागृत होना है. So we don't understand what जागृति is. जागृति is a state I am not. है ना? पहले यहाँ से शुरू होता है. What is जागृति? जागृति is that which I am not. What is अनुभव? अनुभव is that state or feeling in which there will be no problems. That's like saying कि you clear grade 10 and everything will become fine. You get a job and everything will become fine. है ना? आपको प्रमोशन ले लीजिए सब ठीक हो जाएगा, आप पैसा रख लीजिए सब हो जाएगा, आप 10 करोड़ रुपए कमा लीजिए सब ठीक हो जाएगा. It's a promise. तो ये जो promise state है of being, of experience, मैं उसमें नहीं हूं. इसका जब मन से जब कौतूहल होता है एंड ये पाता है जीवन की नहीं है, इसको स्टार्टिंग जिज्ञासा का स्टार्टिंग स्वरूप बोलेंगे. ये पीड़ा है, अरे यार आई एम नॉट, है ना, आई एम नॉट एबल टू रीड. सो देन यू रियलाइज दैट नहीं, जागृत होने के लिए कोई प्रक्रिया. क्या प्रक्रिया भाई? सबसे पहले पढ़ो, है ना. देन यू फील कि पढ़ने से मैं जागृत हो जाऊंगा और आई विल गेट क्लोजर टू जागृति. इट इज ओनली आफ्टर रीडिंग और कंप्लीटिंग. रीडिंग का मतलब जो पढ़ा हुआ है उसको, लिखा हुआ उसको समझ लेना, कि आपको आगे की स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे आपको क्या करना है. तो वो आवश्यकता के रूप में महसूस होगा कि ये पढ़ लिया, बट यू विल फाइंड दैट आई एम नॉट व्हाट आई नो. उसके पहले यू आर नॉट समथिंग बट यू डोंट नो व्हाट दैट थिंग इज एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट देयर. ये पीड़ा है. आवश्यकता कब हो गई? व्हेन यू आर नॉट व्हाट यू ऑलरेडी नो. आपको पता है बट यू आर नॉट दैट. तो वो होने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, वो आगे की स्थिति बनेगी. उसमें फिर आवेश नहीं, है ना. देयर इज डेलिबरेटनेस. उसके बाद तीव्रता. तीव्रता में यह है कि बाकी जिंदगी जो, मतलब आदमी जो कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं, वो सब तो हो गया, अब इतना बचा है और इसको किए बिना मुझे तृप्ति नहीं हो सकती. ये देखना ही पड़ेगा अभी, है ना. इट्स लाइक यदि हम इसको अभी के उसमें यदि लेंगे, भाई चांद को आदमी यहां से भी देखा तो उसमें कौतूहल हुआ चांद में क्या होगा. फिर उसने टेलीस्कोप देख के देखा, फिर उसमें मैथमेटिकली देखा. फिर एक दिन उसे रहा नहीं जाता है कि बहुत हो गया यहां से देखना, अभी मुझे चांद जाना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष मुझे चाहिए सामने. No more of looking at the moon through my eyes, through telescopes and through mathematics, right? You can also see the moon through mathematics. ये तो करते हैं ना astronomy में. You see planets through mathematics. तो तीव्रता है, तो मुझे सीधा सीधा देखना है, साक्षात देखना है. So in other words, तीव्रता is a desire where the desire itself is existing at a higher level in the jivan, like at the चित्त. अभी भी ऐसे ही है. तीव्र इच्छा ये हम जागृति के लिए दे रहे हैं, है ना. तीव्र इच्छा to do well in an exam, है ना, to earn a lot of money, to be the richest man in the world. उसके तीव्र इच्छा के बिना एक आदमी हो ही नहीं सकता है. हम आगे कर्म दर्शन बुक में तीनों इच्छाओं का ग्रेड पढ़ेंगे: सूक्ष्म इच्छा, प्रेरित इच्छा तथा तीव्र इच्छा. भैया ये स्वाभाविक है, ऐसा होना स्वाभाविक ही होता है.
कि अगर आपकी इतनी तीव्र इच्छा, इट इज नॉट एबनॉर्मलिटी ऑफ द माइंड, इजंट इट? या आप क्या बोलोगे? बहुत तीव्र इच्छा है, मुझे ये करना है, जैसे मुझे अध्ययन, एक उदाहरण के लिए अध्ययन करना है, मुझे समझना है, और बहुत तीव्र इच्छा है, तब इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो इट इज एक्सेप्टेबल सिचुएशन ऑफ द माइंड, इजंट इट? बिल्कुल। तो पहले आवश्यकता महसूस हुई। अध्ययन का कोई भी दर्शन को आप ले लीजिए, एनी हाँ, कोई भी पढ़ना सिस्टम है, ऑफ कोई ह्यूमन भी स्टडी, सब्जेक्ट हो। चाहे वो मध्यस्थ दर्शन हो, एनी सिस्टम ऑफ स्टडी दैट डील्स विथ ह्यूमन लिविंग, है ना, मानव के जीने से जो संबंधित है। किसी समय में मानव का, आदमी को ये लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है, इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, इट्स इनकम्प्लीट। एक, सो यू हैव टू impetus for wanting knowledge या जागृति। एक है कि इसके बिना मैं दुखी हूं, और दूसरा है इसके बिना मैं अधूरा हूं। तो जैसे, तो अधूरापन जो है ये समझ से संबंधित है, दुख जो है ये प्राप्ति से संबंधित है। जैसे नौकरी नहीं मिली तो मैं दुखी हो जाऊंगा, पैसे नहीं मिलेंगे, सामान नहीं मिलेगा, है ना, प्रमोशन नहीं होने से मेरी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मेरी इच्छा से जुड़ा है। तो ये सारा दुख और पीड़ा और आवेश से संबंधित है। सो दैट्स व्हाई when you clear the exam, or you get a good grade or a good rank, there is a feeling of elation, एक high है, right? And that high doesn't last, it can't last, वो नीचे आता है। then the high becomes a norm, मतलब वो state becomes a norm, then उसके आगे की high चाहिए होती है। तो ये प्राप्ति से संबंधित है। सो दुख इज when I don't have something I should be having। वो रूप हो सकता है बल, धन, पद, बुद्धि। तो बुद्धि भी प्राप्ति के रूप में, I want अनुभव, like it is sitting in a cage somewhere, और मैं उसको जकड़ के ले लूं, है ना, आस्वादन के अर्थ में उसको देखता हूं। फिर इनकम्प्लीटनेस कम्स आउट ऑफ द रियलाइजेशन, या ये समीक्षा से, कि भाई इतना तो हो ही रहा है, खाना पीना हो रहा है, बट दिस कांट बी लाइफ, देयर हैज टू बी मोर टू इट। There have to be people, there has to be understanding, है ना, there has to be some contribution to society। तब हमारी सेल्फ इंपल्स होती है उसको करने के लिए, क्योंकि वो हमारे, मतलब हमारे आवश्यकता पूर्ति, बिकॉज रिमेंबर पूर्णता, राइट। हम अस्तित्व में नियमों को देखेंगे तो प्रत्येक इकाई पूर्ण होने के लिए तत्पर है, मानव भी है, मानव जीवन भी है। तो अब ये पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जानकारी चाहिए। तो जानकारी के अलग अलग ग्रेड्स हैं। सर्वप्रथम जानकारी का भास होता है। अभी हम जो कर रहे हैं ये जानकारी का भास है। आपस में मैं जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं वो मेरा आभास है। तो मेरे आभास को सुनकर आपको भास होता है। इससे ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीटनेस जो थी वो कंप्लीट हुई। जैसे क्वेरी था, भाई निद्रा जड़ का स्वाभाविक गुण है, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटन वर्ड। वो भासी नहीं हो रहा है। वी आर एबल टू सी द वर्ड्स। यू नो व्हाट निद्रा मीन्स, यू नो व्हाट स्वाभाविक मीन्स, यू नो व्हाट जड़ मीन्स, you know what गुण means, but you don't know what the whole thing put together means, right? Meaning of the word, ये हमारे में चित्रित होना बराबर भास होना। आप जब बताओगे तो वो आभास होगा मेरे लिए। नहीं, और जो मैं जो आपको बता पा रहा हूँ ये मेरे में आभास है, इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। कम से कम आभास, है ना। आप उसको सुन के आप में जो होता है वो भास होता है। आप जब दूसरे को बता पाओगे तब आपका आभास हुआ। ओ ठीक है, कम से कम। नमस्ते आंटी, कैसे हैं? हाउ आर यू? एक मिनट। हाँ ठीक है। तो ये जो तीव्र इच्छा है ना, तो ये पहले पढ़ने जो लिखा हुआ है उसको समझने के लिए होता है, फिर ऐसे सोच के समझने के लिए होगा, उसके तर्क को पूरा करने के लिए होगा। तो ये तीव्र इच्छा की स्टेजेस बनेगी, आवश्यकता बनेगी, तो हम पढ़ेंगे, सोचेंगे, आगे जाके तीव्र इच्छा में परिवर्तित होगा। तो तीव्र इच्छा इज नॉट अ स्टेट ऑफ सैडनेस, इट्स अ स्टेट ऑफ डेलिबरेट विल। ओके, थैंक यू। क्योंकि हाँ, कभी मुझे लगा कि वो कोई, हाँ, जैसे आपने बोला कोई स्टेट ऑफ सैडनेस या डिप्रेशन जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन इज व्हेन यू डोंट
व्हेन यू डिप्रेस, यू आर डिप्रेस बिकॉज हमको डिप्रेशन कब होता है, मुझे डिप्रेशन कब होता है, जब मेरी अपनी स्थिति या भाव या परिस्थिति का मूल्यांकन का कारण मुझे समझ में नहीं आता है और वो मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ कि मेरे कारण ही ऐसा हो रहा है. In a way, it's true. I am Brahmit because of my own inability, but I am Brahmit by a law in existence that says that there is Brahm before Jagriti, right? So I'm subject to that law. जिसमें डिप्रेशन क्या है की? Once you know, so becoming aware that I'm Brahmit is also the first awareness, right? The first awareness is the awareness कि मैं I am not what I should be. ये पहला awareness है. यहाँ से कहानी शुरू होती है awareness की. और एक पौधा यदि डिजीज हो जाता है, it doesn't grow, it is not growing due to some law. मतलब कोई लॉ ऑफ ग्रोथ उसको मिला नहीं है ना, डिजीज हो गया, फंगस लग गई. फंगस लगता है प्लांट्स में कई बार, वो भी किसी लॉ से ही है. मेरे में फंगस लगा, वो भी किसी लॉ से ही लगा. ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू. आज तो हमारी खुली चर्चा में गई, बट इट्स नाइस. आगे और कोई इसमें, आई थिंक जो क्वेरीज आए थे सारे बहुत इंटरेस्टिंग. हाँ, ऐसी कन्वर्सेशन में लगता है कि रियल में मजा आ रहा है. हाँ. आगे जो हम बुक्स भी करेंगे, हमारा उद्देश्य रहेगा या प्रयत्न रहेगा कि ऐसे करें. हम केवल वाक्यों को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ना सबको आता है. तो जब बुक्स में हम जाएंगे तो ग्रुप रीडिंग में आप लोग पढ़ लेना. पढ़ के किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है या किसी वाक्य का तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो रहा है या कोई अंतर संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उस पर हम सीधा चर्चा करेंगे, है ना. क्योंकि पहले से यूट्यूब पर प्रत्येक लाइन की एक्सप्लेनेशन कई लोगों ने दिया ही है. बहुत है. उसको हम कुछ एक टीम लगी है उसको सिस्टमेटाइज करने में, उसको एक को थोड़ा बिखर गया है, उसको एक चैनल के अंदर ला देंगे, सो यू कैन जस्ट लोकेट इट इजीली. तो जैसे आपने जागृति की कितनी सुंदर डेफिनेशन दी गई है, स्टेट विच आई एम नॉट. ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं. हम तो जागृति से उसी तरह से उसको वही स्थिति में सोच रहे हैं सार्वभौमिक व्यवस्था के अंदर. पर ये जो डेफिनेशन है कि विच आई एम नॉट, इससे और सोचने को मिलेगा. मेरा क्लासमेट था, वो एक अपने कई 2001 में वो इंट्रोड्यूस मी टू फिलोसफी. एक नीचे बोल के एक व्यक्ति हुए थे, फ्रेडरिक नीचे, जर्मन फिलोसोफर था नीचे. यस. तो उनकी एक लाइन उसने अपने, वो प्रोग्रामिंग करता था, देयर वाज अ स्मॉल प्लेकार्ड दैट ही हैड दैट कॉट माय अटेंशन, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप रीडिंग फिलोसफी लॉन्ग बैक, लॉन्ग बिफोर आई केम इन टच विद मध्य दर्शन. उसमें लिखा था, आई स्टिल रिमेंबर द लाइन, यू नो, फ्रॉम 21 इयर्स अगो, 2000 की बात है ये. उसमें लिखा था कि दैट विच आई एम नॉट, दैट इटसेल्फ इज गॉड एंड वर्च्यू टू मी. मतलब मैं जो नहीं हूं वही भगवान और वर्च्यू है. अब वो क्या क्या नहीं है, वो भगवान जाने. भैया ये वेस्टर्न फिलोसफर्स ने तो नॉलेज को वर्च्यू माना है. नॉलेज इज अ वर्च्यू. दिस इज हाउ दे डिफाइन. प्लेटो, अरिस्टोटल यही बोलते हैं, नॉलेज इज वर्च्यू. और वर्च्यू को हम हमारे डेफिनेशन से बहुत डिफरेंट लेते हैं अपन. चलिए, इट्स रेनिंग इन पुणे. बॉम्बे में भी बहुत बारिश हो रही भैया. हाँ, मैं देखा. रेनफॉल, इट्स ब्यूटीफुल. सर्दी जैसे मस्त हो गया. बारिश में हरा भरा हो जाता है सब. It is beautiful because it wasn't raining last month. If it rains through the year, it's not beautiful.
ऐसे जी, यहाँ पे हमको नहीं लगता कि रेन ब्यूटीफुल है जर्मनी में। ब्रिटेन में तो लगेगा ही नहीं। यूरोप में नहीं, अफ्रीका में भी नहीं लगता मतलब भैया। ठंडा, यू बिकम कोल्ड एंड वेट एंड सॉगी। 6 महीने बारिश आती है इनटॉलरेबल। चलिए, तो हम प्रकृति में व्यवस्था पर थे, बेसिक नेचर। आई थिंक दिस इज वेयर वी वर अबाउट अ वीक अगो। तो स्वभाव एक टेबल था, आपको स्मरण होगा, हम उस टेबल पे थोड़ी सी बात की, रूप और गुण पर थोड़ी सी चर्चा हो गई, आगे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो परिभाषा। भैया, हाँ, सुशील बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते। आवेश, आवश्यकता और तीव्रता, इन तीनों से अगर हम गति जो कंपेयर करते हैं, कोई चीज को गति मिलना, वो गति जागृति के बाद का है ना, मतलब, और बाकी ये जो तीनों है वो जागृति के पहले के हैं। तो करेक्ट मैं हूँ अंडरस्टैंडिंग में कि कुछ डिफरेंस मैं जानना चाहता हूँ गति में और इसमें, जो तीव्रता और आवेश जो है उसमें। गति, गति बोला आपने, गति शब्द। हाँ, गति गति गति, करेक्ट। नहीं, गति तो दोनों स्थितियों में रहेगा। गति, स्थिति और गति है ना, दोनों प्रकृति के मूलभूत माने अस्तित्व में माने गए हैं। तो परमाणु को देखेंगे तो प्रकृति का मूल जो है परमाणु, तो परमाणु में स्थिति और गति दोनों पाया जाता है। तो स्थिति का मतलब उसका अपना रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में बने रहना, और गति का मतलब है परस्परता में उसका जो प्रभाव है, जो उसका व्यवहार है, जिसको इंटरेक्शन कहेंगे, वो उसका गति है। तो प्रत्येक इकाई में स्थिति गति दोनों है ना, क्योंकि वातावरण का प्रभाव उस इकाई पर रहता ही है, तथा इनके परस्परता में कोई ना कोई आदान प्रदान होता ही रहता है। सो देयर इज नो केस और कंडीशन इन विच देयर इज नो गति फॉर प्रकृति एंड देयर इज ओनली स्थिति। ये है ही नहीं, असंभव है। तो पीड़ा भी अपने में एक स्थिति भी है और गति भी है। पीड़ा के कारण हमारे में कोई गति भी होगा, उससे आगे की स्थिति में हम पहुंचेंगे। आवश्यकता भी एक स्थिति भी है, वो अपने में गति है। आवश्यकता के कारण हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी है ना, इवन अ सिंपल थिंग, जैसे भीग रहा हूं है ना, तो सूखना है, तो उसके लिए अगली स्थिति जो है सूखा हुआ स्थिति है, उसके लिए मैं गतिशील रहूंगा ना। सो आई विल पार्टेक इन सम एक्टिविटी, सूखने के लिए जो भी, छाता ले लिया, पोंछ लिया, कुछ भी। तीव्र इच्छा भी स्थिति और गति दोनों है। तीव्र इच्छा से यदि, क्योंकि यहाँ पर हम जब इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो जागृति के तात्पर्य में, अर्थ में बात कर रहे हैं। तीव्र इच्छा इसके अलावा भी होता ही है, जैसे मैंने उदाहरण लिया है ना, विदाउट इंटेंस डिजायर देयर इज नो अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग, वो साइंस में भी हो, सोशियोलॉजी में भी हो, आर्ट्स में हो, पेंटिंग में हो, डांस में हो, है ना, कॉमर्स में हो। ठीक है ना। तो जागृति के अर्थ में जब तीव्र इच्छा को कह रहे हैं, तो तीव्र इच्छा जो है तीन कंडीशंस में पाया जाता है। एक, मतलब टेक्निकली जिस स्टेट को तीव्र इच्छा मान रहे हैं, अभी मेरे में कोई फीलिंग है, मैंने उसको तीव्र इच्छा नाम दे दी, इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे अभी मैं आपके साथ, है ना, इट्स अ नाइस संडे इवनिंग, मेरे परिवार के साथ रहने की जगह मैं आपके साथ, आई जस्ट केम बैक लास्ट इवनिंग, मैं आपके साथ कॉल पे हूँ। सो यू कैन से दिस इज अ तीव्र इच्छा, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। और चीजों को करने की जगह मैं इस चीज को कह रहा हूँ, ये हमने भाषा दे दी, है ना। परंतु चित्त की वो स्थिति, द तीव्र इच्छा इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द चित्त, जो जीवन की, है ना, द्वितीय परिवेश है, जो वास्तविकता को साक्षात्कार करने के लिए तैयारी हो जाता है उसमें। दैट स्टेट इज कॉल्ड तीव्र इच्छा। ओके, उसके बाद बोध के लिए होता है, उसके बाद अनुभव के लिए होता है। अनुभव के बाद यह जागृति, पूर्ण जागृति, अनुभव का तात्पर्य पूर्ण जागृति। पूर्ण जागृति के बाद जो भी इच्छाएं होती है वो उस समझ से नियंत्रित होती है। तो सत्य संबंधित ही
संपूर्ण तीव्र इच्छा होता है, धर्म संबंधित ही तीव्र इच्छा होता है, न्याय संबंधित ही तीव्र इच्छा होता है। दैट विल बी द इंटेंस डिजायर एट दैट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद तीव्र इच्छा खत्म हो जाती है, वो तीव्र इच्छा ही गतिशील करता है उस जीवन को या उस मानव को। ओके। और छोटी इच्छाएं भी होंगी शरीर से संबंधित, जैसे जागृत व्यक्ति स्नान करेगा, कुछ उत्पादन भी करेगा, कुछ शिक्षा में भी कार्य करेगा, है ना, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, बगल वाले के बच्चों को भी पढ़ाएगा। सो द होल मिक्स ऑफ आचरण वहां पर भी मिलेगा हमको। ठीक है ये। हाँ भैया ठीक है। दूसरा भय और घबराहट, मतलब किसी चीज का भय होना और घबराहट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे चर्चा में डिस्कशन हुआ था, इसमें कुछ अंतर है कि एक ही है? क्योंकि जागरूक मानव में भय पूरी तरीके से निकल जाता है, मतलब वो वैसे घबराहट की स्थिति भी निकल जाती है, या घबराहट और भय में कुछ अंतर है? अब दर्शन में घबराहट शब्द परिभाषित नहीं है या उपयोग नहीं हुआ है, पर अभी जो आमतौर पर हम जिसको घबराहट बोलते हैं, यदि इसको देखेंगे तो ये शरीर से संबंधित चीज है ना। बिकॉज आई एम नाउ, है ना, आप और किसी को पूछेंगे तो और कोई परिभाषा देंगे, बट टू फॉर आवर, हमारी सहूलियत के लिए अपन उसको अलग कर देते हैं। सो लेट अस टेक एन अटेम्प्ट। तो घबराहट जो है ये शरीर से संबंधित चीज है ना, और मानसिक भी हो सकता है, परंतु इसका प्रभाव शरीर मूलक है। उदाहरण के रूप में मुझे अंधेरे में जाने से घबराहट होती है, द डार्कनेस कॉजेस फियर इन मी। ये मन से भी संबंधित है, बट बाहर का वातावरण ऐसा है। कई बार शरीर की कोई व्याधियां हो जाती हैं जिससे मानसिक घबराहट होती है। यू मे गेट स्कैर्ड, यू नो, इफ फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे लोगों में एज होता है तो आयुर्वेद के अनुसार मानते हैं कि वात का असंतुलन होता है ब्रेन में। तो इसमें क्या होता है कि देन पीपल फील स्कैर्ड, है ना, तो पैर रखने के लिए उनको कॉन्फिडेंस चली जाती है, तो चलने की कॉन्फिडेंस चली जाती है, अकेले रहने की कॉन्फिडेंस चली जाती है। वही आदमी जब 60s में होता है तो एकदम ताकतवर होता है, 80s में उसको लगता है नहीं मेरे साथ कोई चाहिए। ये शरीर में चेंजेस के कारण है, उससे उसमें मानसिक प्रभाव हो गया। ये सारा घबराहट ही है ना, शरीर के चेंज के कारण। हम ट्रेन में जा रहे हैं, खाने को मिलेगा कि नहीं, इसकी घबराहट होती है ना। सो ये जो व्हाट इफ टू डू विद द बॉडी या ड्यू टू बॉडीली चेंजेस ऑन द माइंड, इसको हम घबराहट कहेंगे। भय एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो जीवन में घटित हो रहा है शरीर सहित, क्योंकि मानव का अध्ययन है। तो उसमें भी प्राण भय वाले बात को देखेंगे तो ये तो जीवों में भी है। मानव में ये घबराहट के अलावा काल्पनिक भी होता है। जैसे नींद में हमने इमेजिन किया कि एक शेर मुझे आके खा रहा है, ये घबराहट है। देयर इज नो टाइगर, है ना, यू आर स्लीपिंग, यू आर सेफ इन द हाउस, और आप उठ के बैठते हो और आप देखते हो कि मैं सुरक्षित हूँ, कुछ नहीं हो रहा, आई एम ओके, एवरीथिंग, सब ठीक से चल रहा है ना। फिर मान भय भी साइकोलॉजिकल है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इट इज योर ओन प्रोजेक्शन। धन भय भी वही है, धन होने के बाद भी भय होता है, धन होने के पहले भी भय होता है ना। दोनों स्थितियों में भय होता है। पद भय भी होता है, मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरा जगह खत्म हो जाएगा, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता है, जो भी मान और पद का कॉम्बिनेशन। तो जो जीव भय और प्राकृतिक प्रकोप का भय है, ये शरीर से संबंधित भय है, वो प्राण से संबंधित है। और मान, धन और पद भय ये मानसिक है। तो जागृति के क्रम में ही ये एक एक करके खत्म हो जाएंगे, यू डोंट हैव टू वेट। सो द गुड न्यूज इज जागृति इज अ क्रम, जागृति क्रम सहित हम, मतलब पूर्वक हम जागृत होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ स्विच जिसमें सारी चीजें एक साथ, देयर इज अ स्विच बट देयर आर मेनी स्मॉलर स्विचेस, एंड उसमें क्रमिक फिर विकास या हम गुणात्मक परिवर्तन को देख सकते हैं।
तो प्राण भय, मान भय, धन भय, पद भय, इनका शनै शनै विलय होना मिलेगा। और जागृत यदि एक व्यक्ति हो जाता है तो उसमें इसका कोई भी रेशा अवशेष कुछ भी नहीं रहेगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जागृति के पश्चात शरीर से संबंधित घबराहट रहेगी। सो इफ अ जागृत व्यक्ति गेट्स लॉस्ट इन द कोल्ड एंड सफर्स हाइपोथर्मिया, है ना, शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है, यू विल फाइंड दैट ही इज स्कैर्ड, क्योंकि दैट्स द ब्रेन, है ना। तो हाइपोथर्मिक कंडीशन में ऐसा नहीं है कि एक जागृत व्यक्ति हंसेगा, हाँ मुझे हाइपोथर्मिया हो गया, कुछ भी कर लो, वाली बात रहेगी। या एक जागृत व्यक्ति वॉकर के साथ चल रहा है, इफ ही मिसेस अ स्टेप ही इज गोइंग टू लूज हिज बैलेंस, एंड वो उनका हाथ जो है किसी चीज को पकड़ने के लिए प्रयत्न करेगा। ये ब्रेन की आचरण है, ये घबराहट। सो इफ आई पुट इट दैट वे, ब्रेन का आचरण बराबर घबराहट, जीवन सहित ही होता है। बट जो लोअर ब्रेन है, जैसे एमिगडाला बोलते हैं एक भाग को, वहां से लगभग ट्रिगर होता है, मोर और लेस। ठीक है भैया। भैया, जब नागराज को ये रोग हुए थे और उनको भी दर्द हुआ था ना, तो उनको कोई समस्या नहीं था उससे क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस समय? नहीं, शरीर की समस्या तो रहती ही है ना। वो जागृति के बाद भूख लगेगी तो मानवीय आचरण या देव मानव का आचरण, दिव्य मानव, ऐसे नागराज जी दिव्य मानव थे, तो दिव्य मानव का आचरण यही है कि उस भूख को पूरा करना, क्योंकि उसका गुण है, शरीर की आवश्यकता, उसको पूरा करते हैं। ठीक, तो दर्द है तो दर्द यदि बर्दाश्त नहीं होता है तो उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। जैसे दांत का दर्द, ही बिकेम ओल्ड, बिकेम ओल्ड का मतलब द बॉडी बिकेम ओल्ड, तो दांत एक एक करके निकालने पड़े, और लास्ट में जो है टूथ, मतलब तो तमिल शब्द याद आ रहा है ना, डेंचर लगाना पड़ा उनको। तो दांत में जब दर्द होता था, ऑन अ रेयर डे ही वुड टेक अ पेन किलर, कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक, क्योंकि इसके बिना नींद नहीं आएगी दर्द के साथ। देन उनको मार्च ऑफ 2014 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उसके पहले छोटे छोटे स्ट्रोक आते गए, विच वी डिड नॉट रियलाइज, लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि देवर एक्चुअली, it's called something transient ischemia, कुछ इसका टेक्निकल टर्म है मेडिकल, बट छोटे छोटे होते रहे, where he would experience temporary loss of consciousness, and after the stroke, and even before that, and especially after it, limbs पर कंट्रोल कम हो गया। so even while walking with a walker, यदि जैसे imbalance होता है, he would react in the same way that any other old भ्रमित, so-called भ्रमित old man would react. He would try to grab onto something, or मैंने जो आपको बताया उन्हीं का एग्जाम्पल से ही जो स्मरण है उसी को बताया। तो ये वाली बात तो होगी ही, है ना। ये सब शरीर से संबंधित क्रिया है। बट इफ यू आस्क भाई व्हाट वुड ही डू इफ अ स्नेक कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम, he is not going to be scared, and if he feels the snake is a danger to him, he'll take a stick and do whatever is needed to do with the snake, either throw it away or kill it or whatever, है ना। I don't want to get into that debate कि snake को मारना सही है कि गलत है, परंतु वो जो करना है उसको करेंगे, ठीक। बट अभी जिसको हम भय कहते हैं, you can see that's a commonly known statistic, right? Majority of the people who die from snake bites die out of fear. वो snake तो non poisonous निकलता बाद में। It's a very interesting thing. He imagines that he has been poisoned and he actually gets poisoned and he dies. और the effect poison से शरीर में जो effect होना था, वो मानसिक रूप से उसको मतलब क्रिएट कर देता, अपने ही शरीर में मर जाता है। ये भय। और जो शारीरिक दर्द एक जागृत मानव को हो रहा है, वो उनका लेकिन सुख, शांति, संतोष, आनंद में बाधा नहीं होगा। नहीं, सुख एक मानसिक स्थिति है, शरीर की स्थिति नहीं है सुख। शरीर अभी जो हम सुख मानते हैं, सुख दुख, वो इंद्रिय क्रियाओं को सुख दुख मानते हैं। सो ये दोनों सुख दुख तो रहेगा ही। ही विल फील कोल्ड, ही विल फील हॉट, है ना।
नाउ इट्स अ डिफरेंट एंड दिस इज जागृत मानव. रिमेंबर कि यहाँ पर जिसको जागृत मानव कह रहे हैं, दिस इज नॉट सम मिस्टिकल मैजिकल पर्सन जो हमको अदरवाइज पढ़ने सुनने में आते हैं. वी कैन टेक अप दोस डिस्कशंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे हैव वैलिड एक्सप्लेनेशन. बट अभी फॉर आवर पर्पस जागृत मानव का मतलब वो शरीर के साथ ही इज लिविंग अ लाइफ, है ना. ही इज डूइंग उत्पादन, उसके बाल बच्चे हैं. सो लेट्स से अ जागृत लेडी, है ना, बिकॉज वी कीप टॉकिंग ऑफ मेन. वुमन भी तो जागृत होगी ना. सो व्हेन शी इज गोइंग टू अंडरगो चाइल्ड बर्थ, देयर विल बी पेन एंड शी विल शाउट. इट्स नॉट कि जागृत लेडी विल बी स्माइलिंग, है मैं सुखी हूं, देखो बच्चा निकल रहा है. तो पेन विल बी देयर एंड शी हैज टू हाउल. नथिंग अननेचुरल अबाउट इट, राइट. ये शरीर का जो शरीर से अनुकूल तथा प्रतिकूल संवेदना मन पर, ये जागृत और भ्रमित दोनों में एक ही प्रभाव करेगा. उसका तात्पर्य, उसका अर्थ और उसकी जो रिएक्शन होती है मन में, वृत्ति में, इसमें अंतर होगा, है ना, शारीरिक एक. बट जो मन की स्थिति, उसकी आंतरिक जो स्थिति है, सी द मन एक्चुअली प्लेज टू रोल्स, है ना. द मन इज एक्चुअली अ बाउंड्री. इट इज अ बाउंड्री बिटवीन टू नेशंस, है ना. एक नेशन जड़ का है, एक नेशन चैतन्य का है. सो मन इज एक्सपीरियंसिंग बोथ वर्ल्ड्स. जागृति में वो एक्सटर्नल आदान प्रदान भी कर रहा है तथा इंटरनल स्टेटस को भी भोग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कल्पना में आता है कि मेरे दोस्त ने मुझे विश्वासघात किया ना. मन में दुख का आस्वादन होता है उससे, बिकॉज यू विल नॉट गेट द सम्मान एंड स्नेह. व्हेनेवर यू थिंक ऑफ दैट इवेंट, यहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे व्हाटएवर विश्वासघात किया, कुछ गलत किया, वो दुख मन तक आएगा. दिस इज द इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड ड्यू टू सम मेमोरी दैट अरोज फ्रॉम द चिट. एंड रिमेंबर, ये सब ब्रेन के साथ हो रहा है ना. लॉजिकली हम बात कर रहे हैं अभी. एंड मन तो ये वाली जो सुख दुख है उनकी इंटरनल, वो क्योंकि जागृत हो गए, तो ये मन की जो इंटरनल घटनाओं के कारण जो सुख दुख होना है, इसको सुख कह रहे हैं. मन वृत्ति के अनुरूप जब हो जाता है, उसको सुख कह रहे हैं. When the मन is under total regulation, or even today what we call as happiness is actually a mental state, है ना. तो यदि हमको उसको सभी दर्शन में दूसरे भाषा, but in English we will call it pleasure. So there is pleasure and displeasure from the with the body. ये जागृत तथा भ्रमित दोनों में एक ही होगा. बट मेंट जो इनसाइड की जो स्टेटस है, मन की, वृत्ति की, चित्त की, ये इसमें भेद होगा. एंड ऑफ कोर्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन अनुकूल और प्रतिकूल इम्पल्स और यू नो संवेदना और अ सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, दोनों में भेद होगा. बट द फीलिंग ऑफ पेन और प्लेजर एंड द रिस्पॉन्स टू इट विल बी देयर. फॉर एग्जाम्पल, एक खाना यदि अच्छे से बना तो बोलेंगे खाना अच्छे से बना है. एक जागृत व्यक्ति बोलता है, he'll appreciate good food, और आपने ज्यादा नमक डाल के दे दिया, इनसे इसमें अधिक नमक है. ऐसा नहीं है कि जागृत हो गए तो नमक है नहीं है और कुछ भी डाल वो खा लेंगे. Okay. है ना. सो इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिसको अभी बिकॉज हमारा ऑफकोर्स ध्यान एंड एक्सपीरियंस शरीर केंद्रित है. आवर सेंस ऑफ रिएक्शन, रिस्पॉन्स, सुख दुख, ये काफी कुछ शरीर से ही संबंधित है. एंड वो जो कंडीशंस हैं जो हमको स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन एंड ईस्टर्न ट्रेडिशंस में योगी इसमें पता चलता है कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठंड से फर्क नहीं पड़ती है. दोज आर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस दैट पीपल डू टू बिकम इम्यून टू दीज रिस्पॉन्सेस, है ना. सो वो जागृति से जुड़ता नहीं है, वो सिद्धियों में आता है. And you don't need you don't have to become a yogi to become a siddhi, no. मतलब सिद्धि तो करते ही है लोग. People climb up Mount Everest. I would call that nothing short of a siddhi, and not 20 times, 10 times, 8 times. It's a siddhi, braving the cold. शरीर को साधना है वो सब, या शरीर को के प्रभाव से निष्प्रभावित रहने की प्रैक्टिस करना. So then people do specific practices to withdraw from pain, right? But अभी भी लोग करते ही हैं. Like when you are playing a game and आपको चोट लगती है, and यदि आप गेम में इन्वॉल्व हो तो आपको चोट का पता नहीं चलता है.
बाद में ही पता चलता है। खून निकला, हाँ दैट्स अ सिद्धि। बेसिकली आपका जीवन है ना, वो गेम में इतना तदाकार था कि शरीर से जो चोट का प्रभाव आया और वो सूख गया, वो आपको पता ही नहीं चला। वो बेहोशी है, दैट्स नॉट जागृति। सिर्फ भैया एक इसमें था कि मतलब शरीर और जीवन, इन दोनों का जो संगम है, वो हमें व्यवहार की तरफ ले जाएगा। और नमक का ही अगर उदाहरण देते हैं तो शरीर के तौर पे तो समझ में आएगा जागरूक मानव को कि इसमें नमक कम है, लेकिन किस तरीके से वो जिसने खाना बनाया उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेगा, कि उसको भी बुरा न लगे, या उसने किस भाव से बनाया है खाना मेरे लिए, तो उस तरीके से वो व्यवहार करेगा, वो जागृति का पूर्ण व्यवहार होगा। सो शरीर के तौर पे तो उसको समझ में आएगा ही कि नमक कम है। हाँ, और इतना तो अभी भी हम करते हैं। मान लीजिए हम किसी के यहाँ शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं और खाने में नमक कम है, हम नहीं बोलते कि नमक कम, चुपचाप खा के आ जाते हैं बिकॉज द सिचुएशन डिमांड्स इट। करेक्ट। राइट? या आपका बॉस के घर में आपको खाने पे बुलाया, आप नहीं बोलेंगे नमक कम था या ज्यादा था, आप चुपचाप खा लेंगे, है ना। उसी को लोग फिर, वो कॉन्टेक्चुअल है, अभी भी लोग करते ही हैं। व्हेन यू यूनिवर्सलाइज इट अंडर ऑल कंडीशंस, तब उसको फिर हम जागृति कहेंगे। बट ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ये तो जागृति के बहुत पहले हो जाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू डू दिस और कैन ऑलरेडी डू दिस टू सम एक्सटेंट। है ना। अब क्या है, पत्नी बनाती है तो हम वहां अधिकार ले लेते हैं, हम बोल देते हैं। वो भी नया नया बोलेंगे, थोड़े वर्षों के बाद शायद हिम्मत नहीं होगी बहुत लोगों की कि बार बार बोलने चुप रहेंगे फिर है ना। माँ को बोलेंगे, very interesting, we take more liberties with our own mother than with our wives usually। a general observation है, can be very cultural। Indian culture में तो दिखता है। I find that males even who are 40 and 50 years old tend to take more liberties with their mother when it comes to these things compared to अभी के मेरे जनरेशन में ना, मैंने उसके पूर्व के मैं फादर जनरेशन, इट वाज लिटिल डिफरेंट। बहुत लोगों का अभ्यास है, घर में नहीं बोलते हैं ऐसा। ये वाली जो एग्जांपल है, तो ये क्या हुआ, यदि आप देखेंगे तो मन में जो रुचि मूलक आस्वादन है, उसके जगह हमने मूल्य की प्रधानता दी। रुचि तो अरुचिकर हो गया, ठीक है ना। नमक कम था, ज्यादा था, विच अगेन इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके लिए कम नमक कैन बी मेरे लिए अधिक नमक, आपके लिए कम शक्कर कैन बी मेरे लिए अधिक शक्कर, है ना। ये मन का जो अभ्यास है शरीर के साथ बहुत वास्ट है। प्रेफरेंसेस ऑफ हीट एंड कोल्ड एंड नीटनेस एंड डिफरेंट टेस्ट, इट्स अ वेरी लार्ज वर्ल्ड एंड वेरी लार्ज लिस्ट। परंतु उसको व्यवहार के गौण रखना, सो यू कैन still say it when you know that that person will not take it amiss. So it's not necessary. I've seen a Jagat Vyakti saying कि नमक कम था, अधिक था, but to that person जिसके लिए सुधार के लिए फीडबैक था, so that it doesn't get repeated the next day or for some correction, not as a complaint. हमारे केस में we will either give it as a complaint or in the sense कि देखो तुम बार बार नमक अधिक डाल दो, ब्लेमिंग, है ना, या इनसेंसिटिविटी। ये सारे कंडीशंस हमारे साथ संभावना के रूप में आ जाते हैं। अच्छा, ये भी पत्नी को बोलना, नया नया शादी के बाद तो कोई नहीं बोलता। आई मीन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी नॉट बीन सीइंग ईच अदर फ्रॉम बिफोर मैरिज, द प्रोबेबिलिटी इज कि विवाह के तुरंत बाद जो फर्स्ट मील बना के देती है पत्नी, चुपचाप खा लोगे आप। इट्स ओनली आफ्टर अ फ्यू इयर्स दैट द कमेंटिंग ऑन द फूड विल स्टार्ट, राइट, व्हेन यू गेट मोर कंफर्टेबल इन दैट रिलेशनशिप, जब वो फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है, ये सारे कंडीशन उसमें आ जाएंगे। बट कुल जो मन वो है हमारे लिए मुद्दा, रुचि मूलक आस्वादन मूल्य मूलक के अधीन है। सो एज लॉन्ग एज मूल्य उसमें बाधित नहीं हो रहा है, हम रुचि के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन दे ही सकते हैं। So I've seen a Jagat Vyakti do both.
कमेंट एंड नॉट कमेंट बोथ। अच्छा, ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे ब्रेन की एजिंग होती है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस समझ में आता है कि ब्रेन से ड्रिवन है। बिकॉज व्हेन आई मेट हिम, ही वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज 86 years of age, and I saw him till he was 96, so 10 years, है ना? So he was actually quite old. I don't think I'll live up to the age of 86, and 86 seems to be a very right number now, considering our health and all that. So with aging though, brain aging, जैसे stroke हुआ तो उससे कुछ personality changes भी आई। So a lot of जो हम behavior, mannerisms, choice of words, ये सब जो है, ये brain तो स्वास्थ्य का जो परिभाषा है वो जीवन, शरीर जो है जीवन के, है ना, आवश्यकताओं को मतलब जो व्यक्त करना चाहता है जीवन, उसके लिए योग्य है, तो अस्वस्थ हो जाता है शरीर। सो व्हेन द ब्रेन इज नॉट हेल्दी, तो मानवीय आचरण की कई सारी चीजें बाधित होती है। सम थिंग्स लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, सर्टेन एक्शंस, irritability, okay, in fact for a lot of people, हम पहले सम्मान के भी बारे में बात किए तो मैंने शायद थोड़ा सा मेंशन किया था, जिनके घर में ओल्ड मतलब पीपल हु आर एजेड, राइट, आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, बट उनका बहुत सारा जो आचरण है वो ब्रेन से, इट्स नॉट द जीवन। एंड जीवन क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेन के साथ तदाकार है अभी, वो बाध्य है। हम भी टेंड टू ब्लेम द पर्सन, ब्लेम का मतलब पिवट द पर्सन, कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, एक्चुअली वो कर नहीं रहा, उससे ऐसा ही होता है, वो भूल जाएगा, वो बार बार चीजों को पूछेगा, बार बार चीजों को रिपीट करेगा, उसके जो पुराने जो कुछ टेंडेंसीज है, प्रवृत्तियां हैं, जैसे somebody is very insistent कि इसको ऐसा करना चाहिए, this will worsen and they will keep insisting कि इसको ऐसे ही करो। एंड कई बार इसमें बहुत सारा ओल्ड एज में ओल्ड के लोगों के साथ हमारा पेशेंस कम हो जाता है, धैर्य कम हो जाता है, हम उनको दोषी क्या बार बार 10 बार बोल देते हैं उनको, एक्चुअली इट्स नॉट देम, दे कांट हेल्प इट। सब बोलने के बाद सेकंड डे फिर वैसे होगा, इट्स लाइक डीलिंग विद दिस। इसलिए बोलते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बच्चा ऐसे ही, बच्चे का भी वैसे ही, एक 2 साल के बच्चे को बोलिए ऐसा मत करो, उसको नहीं समझ में आता इंस्ट्रक्शन, वो बार बार करेगा। 7 वर्ष के बाद इंस्ट्रक्शन समझ में आता है, अप टू द एज ऑफ 7 मोर और लेस, 6 at least, है ना। They can't take explanations and they will not remember an instruction and do it. उसको अभ्यास कराना पड़ता है। जैसे आप बता रहे थे कि बाबा जी 96 इयर्स, आपने उनको 10 साल तक करीब करीब देखा बीच बीच में, तो उनकी याददाश्त ठीक थी, मतलब उनका कॉग्निटिव पावर? स्ट्रोक के बाद बहुत, हाँ, विद एज, ब्रेन के एजिंग के साथ मेमोरी लॉस होने लग गया, टाइम के सेंस का लॉस स्ट्रोक के बाद होने लग गया, ही हैड वेरी लेस लो सेंस ऑफ टाइम, है ना। तो कुछ चीज को मंगाते थे और 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, he would feel कि बहुत अधिक टाइम हो गया, and he would ask the time again. He would ask the time at 8:15 and before it became 8:16 he'll ask the time again. ये नॉर्मल है, आप सही कह रहे हैं कि बॉडी तो अपना दिखाई दिया सर। टाइम का सेंस, क्योंकि चित्रण समय काल की जो गति है, एक्चुअली काल का समझ चित्त से होता है, और काल का जो आचरण है वो मन में है। मन शरीर के साथ तदाकार होकर क्रियाशील रहता है, सो द मन इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द ब्रेन टू हैव अ सेंस ऑफ टाइम, व्हिच इज व्हाई डीप स्लीप में हमको सेंस ऑफ टाइमलेसनेस होता है, मन का वाला जो एक्शन है ब्रेन के साथ वो शट डाउन हो जाता है। डीप स्लीप में हमको टाइम का सेंस कहाँ पता चलता है, या मन जब चित्त के किसी इमेज में एनग्रॉस रहता तभी भी टाइम का सेंस नहीं पता चलता है। Yeah, when you're watching a movie, for example, or you are attending an interesting lecture, तो टाइम का सेंस हो, especially a movie, engrossment हो जाता है, तो टाइम का सेंस नहीं पता चलता है। वो जीवन के इंटरेस्ट के कारण हुआ, बट दैट इज मतलब ब्रेन के कारण यदि हो गया तो उसमें भी टाइम का सेंस पता नहीं चलेगा। भैया आपकी मैं वो मानव संचेतनावादी आपके वीडियो सुन रही थी मैं,
अभी भी थोड़ा टाइम आप कह रहे हैं, आप कराएंगे आगे, वेटिंग कब आए अपन उस किताब तक। तो ये जो कौन सा जो मन से रिलेटेड है, कौन सा चित्त से, ये डिस्टिंग्विश करना तो आप समझाओगे तभी आएगा। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे समय का संबंध वृत्ति से है या चित्त से है या मन से है। नहीं, देखिए मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ऐसे जीवन क्रियाओं के रूप में, ये कोई प्रामाणिक व्यक्तित्व नहीं है। मेरा अभी तक का जो शोध है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। मैं ये पूछ रही भैया कि इनको रिलेट करना थोड़ा सा, कौन सी क्रिया, कौन सी जो जैसे समय है वो किससे रिलेटेड है, चित्त से, वृत्ति से, मन से। अब आप बोले कि मन से रिलेटेड है, समय का जो बोध है वो मन से रिलेटेड है। वो लिखा है। हाँ लिखा है, हाँ वो। मैं कुछ अपने मन में देख के नहीं बोल रहा हूँ, वो जो लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। हाँ आपने वही बताया, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम वहां पहुंचेंगे तभी शायद आप हमें अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि ये किस चीज से रिलेटेड है। हाँ, और मैं अभी से आपको बता दूं, 122 आचरण का जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें लिमिटेशन होगी, क्योंकि वो 122 आचरण मुझ में नहीं है। हाँ हाँ। थियोरेटिकल है ना, 122 आचरण दिव्य मानव में होता है। आई एम नोवेयर क्लोज, नॉट इवन क्लोज, आई एम नोवेयर क्लोज। ओके, सो हम जो करेंगे, वील डू अ थियोरेटिकल, मैंने उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे टू द एक्सटेंट दैट इज पॉसिबल। वो बुक में तो लिखा ही है 122, तो उसके मन की क्रिया में आप देखेंगे काल एक आचरण है ना। तो हम एक बार पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, 2 बार पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, कई बार किसी कॉन्टेक्स्ट में हम जीवन क्रिया को सोचते समझते तो उस आचरण को प्लेस करते तो हमको याद रहता है। तो कोरिलेशन से स्मरण बनता है। सो टिल एन एक्टिविटी इन द जीवन का कोई प्लेसमेंट है हमारे में, कोई कोरिलेशन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, उसको बता पाना या उसको मैंने ध्यान में रखना कठिन हो जाता है। जब उसकी एक मेंटल मैप बनती है या हम ऑब्जर्वेशन में उसको लाते हैं या डीपर स्टिल कोई निष्कर्ष भी हमारा बनता है, देन यू नो इट इज इजियर टू रिमेम्बर इट। इतना ही है मेमोरी ही। मैं आपको देख के नहीं बता रहा हूँ कि मेरे मन में काल का वो है, इट इज कमिंग फ्रॉम मेमोरी। कभी किसी ने बाबा जी से पूछा है क्या भैया कि ये उन्होंने जो ये इस तरह से 122 आचरण बता दिए चित्त के, मन के, सबके, तो उन्होंने कैसे, किस चीज से, हाउ डिड ही रिलेट टू, मतलब उन्होंने 10 चित्त के बताए, 5 उसके बताए, 15, दैट वाज हिज ऑब्जर्वेशन, हिज एक्सपीरियंस, और वो उन्होंने हम पे पास किया है कि तुम इस तरह से समझो इस चीज को, ऐसा ही कुछ हुआ हो। हाँ, जैसे ये 5 उंगली हमको दिखता है ना, क्लियर दिखता है, तो हमको पता है इस उंगली से पकड़ते हैं, इस उंगली से ये पेन के लिए काम करता है, ये इंडेक्स फिंगर इसका काम करता है ना, हथेला पकड़ने के लिए इतना काम करता है। इसका आचरण हमको दिखता है, इसका रूप भी दिखता है, इसका होना मतलब अस्तित्व भी समझ में आता है तथा इसका आचरण भी समझ में आता है। वैसे ही जीवन क्रिया उनको दिख भी रहा है, उसका आचरण भी समझ में आ रहा है, उसको उन्होंने नंबर दे दिया 120। नंबर से किया। ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू भैया। चलिए जी, आज रोक लें, सबका डिनर का टाइम हो गया होगा। आज आप हमारे वजह से पढ़ नहीं पाए। पढ़ने, नो नो नो, दैट इज ओके, दिस इज पार्ट ऑफ, भाई पढ़ना तो कोई, पढ़ने का उद्देश्य है कि हम चर्चा में पहुंचे, चर्चा का उद्देश्य ही हम कहीं समझ तक पहुंचे। जी सही बात। यदि उसको कर रहे हैं तो फिर मैंने पोर्शन खत्म करना तो कोई उद्देश्य नहीं है ना। I'll appreciate this discussion. Thank you भैया, thank you सब। ठीक, नहीं तो ये I will post a query on the group. Tomorrow is a Monday. Let us see how many people are available. If it is less than 5, then maybe we'll just continue next Saturday. If it is more than 5 or 7, then maybe हम कल करेंगे, and hopefully जो लोग मिस करते हैं they can watch the recording, क्योंकि recording तो होता ही है। ओके, आज मेरा मिस हो गया, आप शेयर कर देना, मैं देख लूंगी क्योंकि फिर सोने में लेट हो जाएगा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये शेयर तो आप करते हैं लेकिन इसके एक प्लेलिस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा भैया, लेकिन तो बात को ढूंढना पड़ता है। नहीं, प्लेलिस्ट बना है ना, वो प्लेलिस्ट का मैं आपको भेजता हूँ। कैसे सर्च करेंगे इसको? मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही भेज दूंगा आपको। ओके ओके। वो YouTube में ही जाके एक प्लेलिस्ट बोल के, मैं भी अभी सीखा उसको, प्लेलिस्ट बोल के एक टैब है, उसको क्लिक करने से आता है। आप भैया कंप्यूटर इंजीनियर, हम लोग तो बड़े नॉन टेक्निकल है, इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है इन चीजों में। हाँ नहीं ठीक है ना, ठीक है।